इसके नीचे कितना लग रहा होगा 3 mg। तो ये जो स्प्रिंग है इसमें लगेगा 3 mg, वो तो लगना ही पड़ेगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह ये 2m के साथ ये कनेक्टेड है तुम्हारा स्प्रिंग, तो इसमें भी तुम्हें नीचे की तरफ कितना लगने वाला है 3 mg Fs तो लगने वाला है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। और खुद का जो लगेगा वो दैट इज 2 mg तो लग रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा 3 mg और 2 mg मिला 5 mg। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो पक्का ये जो टेंशन लगने वाला है वो तुम्हारा 5 mg लग रहा होगा, और इसमें भी नीचे की तरफ कितना लगेगा 5 mg टेंशन लगना है। सीरीज में आया था वो आया था R1 प्लस R2, बट जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में आता है वो आता है तुम्हारा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसी तरह आया है, मतलब रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में जो फॉर्मेट में आता है ना आंसर, उसी फॉर्मेट में तुम्हारा स्प्रिंग का सीरीज में आता है। जब क्लास 12 पढ़ लोगे तब तुम्हारा कैपेसिटेंस आ जाएगा, और कैपेसिटेंस का जो सीरीज में आता है ना यही तुम्हारा ऐसे ही आता है। कैपेसिटेंस का जो सीरीज में आता है आंसर वो तुम्हारा रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला आंसर आता है। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 13 में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर अगर तुम देखोगे तो हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था, और साथ में हम लोग ने ढेर सारा क्वेश्चंस भी हम लोग ने किया था, और मैंने ये भी तुम्हें पढ़ाया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट या तो स्टिफनेस कांस्टेंट कैसे नेचुरल लेंथ के साथ वो क्या होता है डिपेंड होता है, और उसका लास्ट में हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग ने प्रैक्टिस किया था। तो आज हमारे पास जो स्प्रिंग का जो नेक्स्ट लेक्चर आता है वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जो तुम्हारा एक SHM में भी हम लोग पढ़ सकते हो, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन जो तुम बोल सकते हो चैप्टर नंबर 13 में है। उस चैप्टर में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से रिकैप करेंगे, और आज हम लोग क्या करते हैं उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल जो क्वेश्चंस होगा वो हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि अभी ऑसिलेशन हम लोग पढ़ नहीं सकते, मतलब SHM या तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी हो नहीं सकता, इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे सिंपल क्वेश्चन ही इसका सॉल्व करेंगे। लेकिन जब SHM होना स्टार्ट हो जाएगा तब इसका ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं ऑसिलेशन चैप्टर में, जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे, और आगे जाके हमें देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन दो अगर स्प्रिंग है हमारे पास या 3 स्प्रिंग है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कब होगा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब होगा, वो सारा बातें आज हमें करना है, सारा बातें आज हमें करना है। जैसे कि मैंने अगर इधर पे 2 स्प्रिंग लगाया, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, ठीक है। मैं इधर पे 2 स्प्रिंग ले रहा हूँ, 2 से प्रूफ करते हैं, ठीक है। 3-4 एक प्रूफ अगर एक बार कर लेंगे तो 3-4 के लिए तो आराम से हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इधर पे K1 है, ठीक है। इधर से मैंने दूसरा स्प्रिंग ले लिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ सोचो, इसके साथ मैंने एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास है M। ये मास का कुछ इधर पे रोल नहीं है, फिर भी मैं इधर पे एक ब्लॉक लगा दिया जो कि तुम्हें आगे जाके ऑसिलेशन चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखना, अगर ऐसे एक स्प्रिंग दूसरा स्प्रिंग के साथ एक पॉइंट में कनेक्टेड होता है ना, अगर एक स्प्रिंग दूसरा स्प्रिंग के साथ एक पॉइंट में कनेक्टेड होता है, मतलब इधर पे कनेक्शन है, तो ये देखना ये कनेक्शन वाला पॉइंट है, कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड, इफ दे आर कनेक्टेड तो ही हम लोग इसको क्या बोलेंगे सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सीरीज कनेक्शन, मतलब दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, और क्या सर, और तुम ये देख सकते हो कि ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये स्प्रिंग याद रखना आइडियल स्प्रिंग है। इधर पे याद रखना हम लोग जो भी पढ़ रहे वो आइडियल स्प्रिंग के वजह से पढ़ रहे, मतलब स्प्रिंग में कोई मास नहीं होगा, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग का अगर कोई मास नहीं है तो ही हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये हमें समझ आ गया। तुम सोचो मैंने इधर पे एक फोर्स लगाया, या तो सोचो मैंने इधर पे कुछ डिस्प्लेसमेंट उसको दिया x, मैंने ये दोनों जो स्प्रिंग है, ठीक है, पक्का ये कुछ ग्राउंड में होगा, ठीक है, ऐसे हवा में तो नहीं होगा, ठीक है, ये ग्राउंड में है। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को आगे की तरफ x डिस्प्लेस करवाया, ठीक है। अब तुम सोचो कि अगर मैंने आगे की तरफ x डिस्प्लेसमेंट दिया उसको, मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, x डिस्प्लेसमेंट उसको दिया, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो स्प्रिंग है ये भी आगे x डिस्प्लेसमेंट करेगा क्या? अगर मैंने x लेंथ को आगे की तरफ डिस्प्लेस किया तो क्या ये भी x लेंथ आगे जाएगा और ये भी x लेंथ आगे जाएगा? तो गलत बात हो जाएगा कि दोनों x आगे नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है।
ठीक है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। हो सकता है कि एक टाइट थोड़ा मोटा वाला तुम्हारा स्प्रिंग है, ठीक है, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो काफी ज्यादा होगा, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट काफी कम होगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम सोच सकते हो कि लेट से तुमने इसको x डिस्प्लेस करवाया तो ये आगे की तरफ गया x1, और x1 या तो x2 लिख देते क्योंकि ये 2 वाला है ना, तो x2, और ये कितना आगे की तरफ गया, ये आगे की तरफ गया x1। समझ आ गया? ऐसे करके हमें समझना पड़ेगा कि मैंने x को डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ मैंने किया, बट वो दोनों स्प्रिंग अलग अलग है, इसके वजह से दोनों स्प्रिंग क्या है, अलग अलग है, इसके वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये x2 आगे गया और ये x1 आगे गया। ठीक है, अच्छा, इसका अगर एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, मतलब सर इक्विवेलेंट क्यों बना रहे हो, इक्विवेलेंट क्यों बना रहे हैं हम लोग इसमें, क्योंकि हमें चाहिए ये दोनों स्प्रिंग जो सीरीज में है ना, ये सीरीज में जो है उनका एक दो स्प्रिंग ना लगा के मुझे क्या करना है, एक ही स्प्रिंग से काम करना है। देखो मैंने इसको आगे की तरफ खींचा था ना, तो लेट से ये इधर से इधर एक्स डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो अभी इधर पे दो स्प्रिंग है ना, दोनों को हटा के मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया जिसका के कितना है, के इक्विवेलेंट है, वही हमें निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट कितना होगा। जैसे तुमने सीरीज में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी क्लास 12 में जब आओगे तब तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो तो, तब तुम्हें कैपेसिटेंस मिलेगा, इंडक्टर मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ आगे मिलने वाला है, उसका भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हें पढ़ना है, फिर रेजिस्टेंस भी मिलेगा क्लास 12 में। ठीक है, जो तुम्हें क्लास 10 में मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब इस सब के बारे में फिर से तुम्हें बात करना ही है, सीरीज पैरेलल के बारे में। तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो दोनों को हटा के मैंने एक स्प्रिंग लगाया। ठीक है, दोनों को हटा के अगर तुम एक स्प्रिंग लगाओगे, सबसे पहले ये बताना, एक्स मैंने खींचा, मैंने कितना खींचा, एक्स खींचा, तो ये एक्चुअली इधर से अभी एक्स ये डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो ये जो स्प्रिंग है ये एक्स डिस्प्लेस इस तरफ किया, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, पक्का इस तरफ फोर्स लगने वाला है एक। ठीक है, और कितना लगने वाला है, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, क्योंकि एक्स खींचा है ना, तो के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। सर माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन मैंने इस तरफ दिया हुआ है इसलिए माइनस नहीं लगाया। अच्छा सर इसमें कितना फोर्स आएगा, देखो ये स्प्रिंग कितना आगे गया, x2 आगे गया, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, कितना लगेगा, कितना लगेगा, तो लेट से इसमें जो फोर्स लगेगा, लेट से F2 लग रहा है, और वो F2 कितना हो जाएगा, K2, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2। उसी तरह अगर देखोगे ये स्प्रिंग, क्योंकि तुमने x खींचा था तो ये स्प्रिंग कितना आगे गया, x1 आगे गया, तो इसमें भी एक फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, और वो फोर्स लेट से F1 है, और वो कितना होगा, K1 x1 होगा। कितना होगा, K1 x1 होगा, क्योंकि x1 आगे गया है, x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है आगे की तरफ, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, K1 x1 लग रहा होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि ये एक आइडियल स्प्रिंग है, तुम्हें क्या पता है कि ये सब आइडियल स्प्रिंग है, और आइडियल स्प्रिंग होने से स्प्रिंग को तुम क्या कर सकते हो, हटा के एक स्ट्रिंग लगा सकते हो, स्ट्रिंग लगा सकते हो। ठीक है, और तुम्हें पता है कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट में टेंशन क्या होता है, बराबर होता है। टेंशन क्या होता है, हर एक पॉइंट में टेंशन का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग है इसके भी हर एक पॉइंट में एफ एस जो आएगा ना वो बराबर होगा, एफ एस जो आएगा ना वो बराबर होगा। मतलब स्प्रिंग फोर्स इधर पे अगर तुम देखोगे ना, तो ये बात तुम इधर पे नोट करोगे कि स्प्रिंग फोर्स हमने जो इधर पे लिखा है ना, हमने क्या क्या लिखा है वो बताओ, हमने लिखा है F1 लिखा है, हमने क्या लिखा था, F1 लिखा था, दैट इज K1 x1 आया था, और हमने क्या लिखा था, F2 लिखा था, दैट इज K2 x2 आया था, और हमने क्या लिखा था, F लिखा था, F कितना आया था, K इक्विवेलेंट इनटू x आया था। सब इधर पे सिमिलर है, सब इधर पे अगर तुम देखोगे इक्वल है। क्योंकि इक्वल क्यों है, क्योंकि इक्वल क्यों है, इक्वल इसलिए है क्योंकि ये आइडियल स्प्रिंग है, और आइडियल स्प्रिंग एक आइडियल स्ट्रिंग जैसा बिहेव करता है, और तुम्हें पता है कि स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट में टेंशन बराबर होता है, तो इसका मतलब इधर पे हर एक पॉइंट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स भी बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब इधर पे जो भी तुम फोर्स देख रहे हो ना, जो भी तुम फोर्स देख रहे हो वो सब बराबर है, सब बराबर है इधर। ठीक है, अच्छा, और एक बात इधर से तुम सीरीज में तुम नोट कर सकते हो, दैट इज, ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, दैट इज अगर मैंने x खींचा तो वो आ रहा है x1 प्लस x2 बराबर। ठीक है, मैंने x खींचा बट इसमें कितना आया, x2 आया, इसमें कितना आया, x1 आया, तो दोनों को प्लस करोगे तो मिलेगा ना x का वैल्यू। ठीक है, और तुम्हें ये पता चल गया होगा कि x के जगह में हम लोग क्या बिठा सकते हैं, देखो इधर से x के जगह में तुम बिठा सकते हो f बाई के इक्विवेलेंट, क्या बिठा सकते हो, f बाई के इक्विवेलेंट। तो इधर पे x के जगह में तुम बिठा सकते हो f बाई के इक्विवेलेंट, f बाई क्या बिठा सकते हो, के इक्विवेलेंट। उसी तरह तुम अगर x1 के जगह में इधर से देख लो,
x1 के जगह में इधर से देख लो, x1 के जगह में अगर तुम्हें बिठाना है तो तुम बिठा सकते हो f1/x1, सकते हो f1/x1, तो इधर पे f1/x1 बिठा देना, f1/x1 नहीं सॉरी, क्या बिठा सकते हो तुम, f1/k1, क्या बिठा सकते हो f1/k1, तो इधर पे आ जाएगा f1/k1। और उसी तरह से सिमिलरली तुम लिख सकते हो f2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, f2 इक्वल टू तुम लिख सकते हो और x2 इक्वल टू लिख सकते हो f2/k2। इधर से तुम्हें पता चल रहा है कि सिंस हर एक फोर्स बराबर है तो ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा 1/k इक्विवेलेंट, क्या मिल जाएगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। क्या तुम्हें रेजिस्टेंस का याद आ रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो सीरीज में आया था वो आया था R1+R2, बट जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में आता है वो आता है तुम्हारा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसी तरह आया है, मतलब रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में जो फॉर्मेट में आता है ना आंसर, उसी फॉर्मेट में तुम्हारा स्प्रिंग का सीरीज में आता है। जब क्लास 12 पढ़ लोगे तब तुम्हारा कैपेसिटेंस आ जाएगा, और कैपेसिटेंस का जो सीरीज में आता है ना यही तुम्हारा ऐसे ही आता है, कैपेसिटेंस का जो सीरीज में आता है आंसर वो तुम्हारा रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला आंसर आता है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, जो भी है तुम्हें ये याद रखना है कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है दो, अगर दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन अगर तुम्हें एन सिमिलर, अच्छा ये अभी बात करेंगे, फॉर सर पे पहले ये लिख लेते, फॉर एन स्प्रिंग, फॉर एन स्प्रिंग तुम क्या कर लोगे, एन स्प्रिंग के वजह से तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो तो, तुम लिख सकते हो 1/k इक्विवेलेंट। ठीक है, सीरीज में एन अगर लगा हुआ है तो तुम क्या करोगे 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ऐसे कर करके तुम एन तक जा सकते हो 1/kn, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन हमें मेहनत नहीं करना है, हमें इतना मेहनत नहीं करना है, तो मैं तुम्हें ये जो चीज आया ना ये दो के लिए आया, फॉर टू अगर तुम देखोगे ना, फॉर टू देखो 3 4 अगर आया तो ऐसे ही करना है, बट फॉर टू स्प्रिंग अगर आ रहा है ना, फॉर टू स्प्रिंग और वो अगर सीरीज में है, फॉर टू स्प्रिंग सिंपल ये अगर करोगे ना तो कभी कभी होता है कि तुम एलसीएम भूल जाते हो, या तो एलसीएम लेना तुम्हारे लिए टफ हो जाता है, या तो तुम इसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हो, क्योंकि ये 1/k इक्विवेलेंट है, के इक्विवेलेंट नहीं है, हमें तो के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, 1/k इक्विवेलेंट है तो इसको घुमाना भी पड़ेगा, वो तुम चीज भूल सकते हो, इसके वजह से तुम अभी इसको एलसीएम ले लो, अभी इसमें क्या कर लो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते ही तुम्हें पता चलेगा कि नीचे आ रहा है k1 k2 और ऊपर आएगा k1 प्लस k2, और इसको अभी रेसिप्रोकल कर लो ताकि एग्जाम में जाके गलती ना हो। तो के इक्विवेलेंट तुम अगर करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ऊपर इंटू और नीचे प्लस। ठीक है, ऊपर इंटू नीचे प्लस। रेजिस्टेंस को भी ऐसे ही करना है, रेजिस्टेंस का अगर सीरीज पैरेलल में देखोगे ना, रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल में देखोगे तो यही आंसर आता है, तब हम लोग इसमें R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कर लेंगे पैरेलल में, जब क्लास 12 में पढ़ोगे तब। ठीक है, और इधर पे अगर तुम देखोगे ये थोड़ा सा क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर घुमाना पड़ेगा, तुम पहले से इसको घुमा के आंसर निकाल दो ना कि ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और नीचे में प्लस करना है, डायरेक्ट बात। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर 2k का वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट तुम इसको यूज कर सकते हो, अगर 2 है, अगर 3 है तो इधर पे 3 वाला मत लगा देना कि सर k1 k2 k3, ऐसा नहीं होता है, 3 वाला होने से इधर से ही तुम सॉल्व करो। ठीक है, इधर से सॉल्व करो, अगर 2 है तो डायरेक्ट ऊपर इंटू नीचे प्लस कर देना। ठीक है, अच्छा फॉर टू स्प्रिंग अगर देखोगे तो के इक्विवेलेंट हमें मिल चुका है, के इक्विवेलेंट हमें मिल चुका है, और वो कितना है, के इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, के इक्विवेलेंट है ऊपर इंटू करना है हमें और नीचे क्या करना है दोनों को। ठीक है, तो ये के इक्विवेलेंट मिल चुका है। अच्छा, फॉर एन सिमिलर अगर स्प्रिंग हुआ तो मतलब 1/k इक्विवेलेंट अगर तुम देखोगे तो हमें मिलेगा 1/k प्लस 1/k, ऐसे करके n टाइम्स हमें इधर पे लिखना है। n टाइम्स अगर लिखोगे ना तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, n/k आ जाएगा, तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा n/k। समझ आया क्या, n टाइम्स अगर 1/k को अगर n टाइम्स प्लस करोगे तो n/k आएगा, बट ये आंसर थोड़ी है, अरे तुम्हें तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, तो ये डायरेक्ट तुम याद करो कि के इक्विवेलेंट अगर तुम्हें दिखा कभी तो डायरेक्ट k/n क्या लगा दोगे, k/n। देखो इसको घुमाया मैंने, ठीक है, मतलब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है, तो ये भूल जाते लोग, भूलना नहीं है तुम्हें कि k/n हो जाता है सर, क्या हो जाता है k/n, मतलब मैंने अगर सोचो k का वैल्यू मैं बता रहा हूँ 100, ठीक है, 100 को अगर 10 बार लगाया तो डायरेक्ट 100/10 कर देना। देखो 100 मतलब सिमिलर हो गया ना, 100 को मैंने 10 बार लगाया सीरीज में, सीरीज में अगर 100 को 10 बार लगाया तो क्या हो जाएगा
तो क्योंकि सेम है तो इसलिए इधर पे n का वैल्यू आ जाएगा 10 टाइम्स, और k का वैल्यू मैंने कितना बताया 100, तो 100/10 आ जाएगा, तो आंसर 10 आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम इधर पे नोट कर सकते हो, फिर तुम मेरे साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हो। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हें दो स्प्रिंग ले लेते, चलो प्रूफ करने के लिए दो स्प्रिंग ले लेते, काफी है, और इधर पे एक ब्लॉक लगा लेना हमेशा, क्योंकि हमें खींचना होगा ना इसको, तो इसलिए मैं इधर पे एक ब्लॉक लगा रहा हूँ M, जो कि कोई ग्राउंड में ऐसे। ठीक है, ये K1 है और ये K2 है, ये K1 है और ये K2 है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल होने के लिए, पैरेलल होने के लिए तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि स्प्रिंग का वन एंड, ठीक है, दो दो स्प्रिंग है ना, दोनों पैरेलल में होने के लिए स्प्रिंग का वन एंड, एक एंड इसमें लगा हुआ रहना चाहिए हमेशा फिक्स्ड, एक फिक्स पॉइंट में लगा हुआ रहना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, और दूसरा जो पॉइंट होगा ना वो अगर फिक्स पॉइंट में है तो चलेगा, और एल्स वो कोई भी एक मास के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह देखो ये पैरेलल क्यों है ये दोनों, क्योंकि इसका भी एक एंड, मतलब ऐसा है हमारे पास और एक स्प्रिंग है जिसका वन एंड फिक्स पॉइंट में लगा हुआ है, जिसका वन एंड क्या है फिक्स पॉइंट में लगा हुआ है, देखो फिक्स पॉइंट में लगा हुआ है, और दूसरा एंड या तो फिक्स पॉइंट या तो मास, तो इधर पे देखो फिक्स पॉइंट या तो मास में, तो मास में लगा हुआ है, फिक्स या तो फिक्स पॉइंट मास में लगा हुआ रहना चाहिए, फिक्स पॉइंट में लगा हुआ है या मास में लगा हुआ है, तो आंसर इज मास में लगा हुआ है। तो ये दोनों पैरेलल हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा ही, क्यों, क्योंकि एक एंड फिक्स में है और दूसरा एंड मास में है, इसका भी एक एंड फिक्स में है और दूसरा एंड मास में है, तो दोनों पैरेलल में हो जाएगा। और पैरेलल में होने से तुम पहले सबसे पहले डिस्प्लेस कर देना एक्स आगे की तरफ, और उसके बाद इसका डायग्राम बना लेना। इसके बाद जब इसका डायग्राम बनाओगे तब तुम्हें ऐसा पता चलेगा, तब तुम्हें क्या पता चलेगा, तब तुम्हें यह पता चलेगा कि पूरा को हटा के मुझे एक ही इधर पे ड्रॉ करना है, और ये मास हो जाएगा तुम्हारा, पूरा को हटा दिया और मैंने इधर पे एक इधर पे स्प्रिंग लगा दिया, जिसका हमें के इक्विवेलेंट निकालना है। हमें क्या करना है, इसका ही के इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हाँ तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अभी अगर मैंने एक्स आगे की तरफ खींचा है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही मास के साथ कनेक्टेड है, अगर तुमने इसको एक्स के साथ आगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ दिया, तो दोनों ही चाहे इसका के अलग हो इसका के अलग हो, दोनों पॉइंट को, क्योंकि ये आगे जा रहा है तो ये पॉइंट इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके वजह से ये भी इस बार एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ लेगा और ये नीचे वाला भी एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ लेगा। बोलो समझ आया बात, दोनों ही एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये अगर x आगे की तरफ चला गया तो इसमें जो फोर्स लगने वाला है F1 वो हो जाएगा तुम्हारा, वो कितना हो जाएगा बोलो तो, F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा K1 x हो जाएगा। और इसमें अगर तुम देखोगे ना, क्योंकि ये आगे की तरफ x डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और वो हो जाएगा K2, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है x है। ठीक है, और क्योंकि अगर पूरा ओवरऑल अगर तुम देखोगे, ओवरऑल मतलब पूरा अगर टोटल अगर तुम देखोगे, तो क्योंकि ये x आगे चला गया, देखो ये इधर से x आगे चला गया, तो इसमें जो पूरा स्प्रिंग में जो एक फोर्स लगने वाला है दैट विल बी के इक्विवेलेंट इनटू कितना x। ठीक है, और ये जो फोर्स पूरा स्प्रिंग में लग रहा है ना, यही फोर्स शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2, क्योंकि यही फोर्स तुम्हारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया F1 प्लस F2 में। जैसे तुमने सीखा होगा कि करंट डिवाइड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसी तरह इधर पे फोर्स डिवाइड हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों केस में, देखो इसमें भी एक्स डिस्प्लेस, ये इसने भी एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, बट इधर पे क्या हुआ कि नेट फोर्स जो इसमें लग रहा है ना, ये जो पूरा स्प्रिंग दोनों को हटाने के बाद जो स्प्रिंग लगाया, इसमें जितना नेट फोर्स लग रहा है इट शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, इस बार का जो इक्वेशन बनेगा वो कहां से बनेगा कि F शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2, इधर से बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन है इधर पे पैरेलल का। तो बस हो गया, अभी बस तुम्हें इधर पे क्या करना है, F1 F के जगह में F का वैल्यू रखो, दैट इज के इक्विवेलेंट इनटू x होता है, और F1 के जगह में F1 का वैल्यू रखो, दैट इज K1 इनटू x है, और इसके जगह इसका वैल्यू रखो, दैट इज K2 इनटू x। ठीक है, तो ये देख लो इसका वैल्यू, ये देख लो मैंने इसका वैल्यू रख दिया। ठीक है, बस हो गया, अभी x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पे के इक्विवेलेंट जो तुम्हारा आंसर आया है दैट इज K1 प्लस K2। ये तो हमें पहले से पता था कि जो
रेजिस्टेंस का सीरीज का जो आंसर है वो स्प्रिंग में पैरेलल में आंसर आता है। देखो मैंने 1 सेकंड में तुम्हें प्रूफ भी करके दे दिया, ठीक है, प्रूफ भी इधर में हो गया है, जल्दी से तुम देख लो, ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसमें देखना, अगर हमारे पास एन स्प्रिंग, कितना स्प्रिंग लगा हुआ है, एन स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलली अगर एन स्प्रिंग लगा हुआ है तो तुम के इक्विवेलेंट का आंसर क्या लिखोगे, के इक्विवेलेंट का आंसर लिख देना तुम K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 और लास्ट में जो भी Kn तुम लाओगे वो हो जाएगा तुम्हारा के इक्विवेलेंट का आंसर, ठीक है। लेकिन अगर n सिमिलर अगर लगा हुआ है तो क्या होगा, ठीक है, अगर n सिमिलर लगा हुआ है तो क्या करोगे, n सिमिलर स्प्रिंग, सिमिलर स्प्रिंग का मतलब समझ आ गया, के सेम होगा, सिमिलर स्प्रिंग मतलब क्या हो गया, एन सिमिलर स्प्रिंग मतलब आइडेंटिकल स्प्रिंग हो गया, आइडेंटिकल स्प्रिंग मतलब सबका के बराबर होगा, के अगर बराबर होगा तो एन सिमिलर स्प्रिंग इन इसमें पैरेलल। तो हम लोग कैसे इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा के इक्विवेलेंट, अगर तुम देखोगे तो के इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा, के इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस K2, नहीं इधर पे तो आइडेंटिकल है, तो K प्लस K प्लस डॉट 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 n टाइम्स हमें ऐसे प्लस करना है, तो n टाइम्स अगर इसको प्लस करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा n इंटू के, क्या आ जाएगा आंसर, n इंटू के। ये बात था तुम्हारा सीरीज और पैरेलल का जो हम लोग कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेथड का मैंने प्रूफ तुम्हें दिखा दिया कि ऐसे तुम्हें प्रूफ करना चाहिए, ठीक है, प्रूफ मैंने दिखा दिया, बस तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, इसको अप्लाई करना है, ठीक है, अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमेशा। चलो मैं आगे दिखाता हूं तुम्हें कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तुम्हें पैरेलल समझ नहीं आएगा बट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल ही है, देख लो। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा सर ये क्या है, ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। अभी तो सर आपने दिखाया था कि पैरेलल में एक ऊपर रहता है दूसरा नीचे रहता है, दोनों एक मास के साथ कनेक्टेड रहता है, ये सर आपने दिखाया था कि पैरेलल है, बट देखो ऐसा भी तो हो सकता है। देखो एक पॉइंट देखना फिक्स्ड में, फिक्स पॉइंट, और दूसरा पॉइंट देखो एक मास में लगा हुआ है, उसी तरह उसके साथ में जो स्प्रिंग है, एक पॉइंट देखो ये मास में लगा हुआ है और दूसरा पॉइंट देखो ये फिक्स में लगा हुआ है। तो मतलब ये दोनों, ये जो चीज हो रहा है ये तो हमेशा किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो रहा है। मतलब ये जो दोनों है उसको हटा के अगर तुम इन दोनों को अगर हटाओगे, हटा के अगर तुम्हें एक स्प्रिंग लगाना है, तुम ये के इक्विवेलेंट का लगाओगे ना, ये के इक्विवेलेंट जो लगाओगे वो एक मास के साथ कितना लगाओगे, तो आंसर इस के इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो ऐसा होने से हमेशा ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर क्या आता है, डायरेक्ट प्लस करना होता है, K1 प्लस K2, तो इधर पे K प्लस क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा। देखो एक का K दिया हुआ है और दूसरा 3K दिया हुआ है, तो 4K, मतलब दोनों को हटा के तुम क्या कर सकते हो, एक 4K को 4K इधर पे तुम इस M के साथ क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, तो बात सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा उसी तरह अगर तुम इधर पे देखोगे ना, तो ये स्प्रिंग देखो, ये स्प्रिंग देखो, एक जगह ये फिक्स्ड है और वो सेम मास के साथ, जैसे कि ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अगर तुम देखोगे और एक पॉइंट अगर तुम देखोगे तो वो मास पे है, इसका पॉइंट अगर देखोगे एक पॉइंट मास पे है और एक पॉइंट फिक्स्ड में है। अगर इसका देखोगे तो एक पॉइंट मास पे है और दूसरा पॉइंट फिक्स्ड में है। उसी तरह अगर तुम देखोगे तो हर एक, इसका देखो एक पॉइंट फिक्स्ड में है और एक पॉइंट सेम मास के साथ है जो हर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो हर एक जगह का मैंने एनालिसिस कर लिया और हमें पता चल गया कि ये पैरेलल कनेक्शन है या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होने से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस करते हैं सबको। तो इधर पे के इक्विवेलेंट जो आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, 3K 4K, 3K 4K
और एक में मुझे दिख रहा है 2k और एक में मुझे दिखा रहा है k, तो ये हो जाएगा 7 8 k हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 8k आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो सिंपल क्वेश्चन तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ये मैं पैरेलल का क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये देखने से डायरेक्ट पैरेलल नहीं दिख रहा है, इसके वजह से। सीरीज तो डायरेक्ट दिखेगा, सीरीज होने के लिए डायरेक्ट एक ही बात है, सीरीज होने के लिए अब डायरेक्ट एक ही बात है कि दोनों के बीच में ये कनेक्टेड, ये क्या होना चाहिए? कनेक्टेड पॉइंट होना चाहिए, दोनों के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए। तो इधर पे अगर देखोगे ना, तो दो स्प्रिंग के बीच में देखो कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बीच में मास आ रहा है, बीच में मास आ रहा है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर हमें सॉल्व करना है इसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो तो? हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसका एक एक मास पे है, ठीक है, ये मास पे है, और उसी तरह अगर तुम देखोगे तो ये भी मास पे है, ये कनेक्टेड है मतलब फिक्स्ड है, और ये भी क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, ऐसे अगर तुम देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल हो गया। मतलब अगर मुझे नेक्स्ट डायग्राम बनाना है तो इन दोनों को पैरेलली मैं सॉल्व कर लूंगा, और उसके बाद ये मास लगाऊंगा, और इसके बाद ही मैं क्या करूंगा? ये 4k फिर से लगाऊंगा। ये तो 4k है अपने जगह, बट ये और ये हमारे पास क्या आया है? पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल में हमेशा प्लस हो जाता है, मतलब ये भी 4k हो गया। ठीक है, समझ आया ना? इधर से इधर जो ये जो बात हुआ ना, ये पैरेलल में आया है। तो पैरेलल में आया है तो हमें क्या करना पड़ता है? दोनों को प्लस करना होता है पैरेलल में। तो k और 3k को मैंने प्लस कर दिया, k और 3 को प्लस करके मैंने 4k लिख दिया, और इधर पे भी 4k है, और 4k अगर तुम्हें इधर पे पता चल रहा है, दैट इज ये भी तो पैरेलल में ही है ना। अभी तो हम लोग ने क्या है ये कंडीशन कि ये एक फिक्स्ड में है और एक मास में है। ठीक है, और सेम मास के थ्रू अगर तुम देखोगे, ये भी सेम मास है, दूसरा मास होने से नहीं चलेगा, सेम मास होना चाहिए, और एक देखो इधर पे फिक्स्ड में है, तो मतलब ये भी तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन है। तो ये अगर पैरेलल है तो पैरेलल कनेक्शन में हमें क्या पता है? जो आंसर आता है वो डायरेक्ट हमें क्या करना होता है? प्लस करना होता है। और प्लस अगर तुम 4k और 4k का अगर प्लस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 8k मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 8k। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 8k आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, तो चलो आगे देखो। हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो हमें एसएचएम में आगे जाके मिलेगा। ठीक है, एसएचएम में आगे जाके तुम्हें मिलेगा टाइम पीरियड का क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हमें समझ नहीं आता एसएचएम क्या है, क्यों है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट थोड़ा बहुत फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसको तुम अभी सीख लो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एसएचएम में उसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तुम्हें मैं दे रहा हूं कि अगर हमारे पास स्प्रिंग और ब्लॉक लगा हुआ है, स्प्रिंग ब्लॉक क्या है हमारे पास? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अगर हमारे पास क्या है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। अगर हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अगर हमारे पास क्या है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो हम इधर पे थोड़ा अलग चीज भी इधर पे देख सकते हैं। मतलब मेरे पास ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, मेरे पास ये क्या लगा हुआ है? एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, और साथ में ये क्या हो गया? एक ब्लॉक लगा हुआ है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के है। ठीक है, आगे जाके एसएचएम में मिल जाएगा तुम्हें ये। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके तुम छोड़ दोगे ना, लेट्स से इसको मैंने एक्स डिस्प्लेस करके उसको मैंने छोड़ दिया, तो ये जो ब्लॉक है ना, वो अपने जगह से ऐसे ऑसिलेशन करना स्टार्ट करता है। ये ऐसे ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, या तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। तो ये आगे जाके पीछे आके फिर पीछे जाके फिर अपने जगह में आने में जितना टाइम लगाता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। मतलब वन कंप्लीट तुम रिवॉल्यूशन बोल सकते हो, या तो साइकिल बोल सकते हो, आगे जाके फिर आना, फिर पीछे जाके फिर अपने जगह में आना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। जितना टाइम लगाना उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो होता है वो उसका फॉर्मूला जब तुम निकालोगे ना, वो आता है तुम्हारा m/k आता है। कितना आता है? m/k आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को अभी के लिए तुम लिख लो। स्प्रिंग ब्लॉक
सिस्टम का, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड अगर तुम्हें निकालना है, टाइम पीरियड मैंने तुम्हें बोल दिया कि थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उसको छोड़ दो, तो ये एसएचएम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपने जगह में ऐसे 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 ऑसिलेट जैसा करना स्टार्ट कर देता है। और ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, 2 पाई रूट ओवर m/k का यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 पाई रूट ओवर m/k का यूज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला मैंने दिया है, उसको हम लोग इधर पे क्या करेंगे, यूज करेंगे बस। चलो यूज करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। तुम्हें ऐसा एक क्वेश्चन बताया गया है कि ये जो तुम्हारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके तुम छोड़ते हो ना, तो इसका टाइम जो आता है वो आता है, टाइम पीरियड जो उसके आता है ना वो आता है तुम्हारा 4 सेकेंड। कितना आता है, 4 सेकेंड। तुम्हें ये बताया गया है कि ये ब्लॉक को, ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसको जब तुम क्या करोगे, कट करो, ये स्प्रिंग को क्या करो, कट करो, स्प्रिंग को कट करके आधा आधा में तुम क्या करो, इक्वली काट करो, और उसके बाद उसको पैरेलल कनेक्शन दे दो, मतलब इक्वली 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 कट। ठीक है, 2 पीस बनाना है तुम्हें, 2 पीस में इसको इक्वली कट करो। इक्वली कट करने के बाद तुम क्या करो, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दो इस मास के साथ। ठीक है, मतलब L/2 हो जाएगा। तो तुम्हें बताना है कि अभी इसका टाइम पीरियड कितना है, लेट्स से टी डैश अभी कितना आएगा, ये तुम्हें बताना है। समझ आ गया बात, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अभी तुम्हारा क्या चाहिए, टाइम पीरियड कितना होगा वो हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वेरी सिंपल बात ये है कि हमें पता है अभी कहानी, हमें क्या कहानी पता है कि ये जो 4 सेकंड है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई रूट ओवर m/k। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट ओवर m/k लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट ओवर m/k लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको। अच्छा, अगर इधर पे हमें लिखना है ना, तो टी डैश भी तुम क्या लिख सकते हो, 2 पाई रूट ओवर m तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ k चेंज हो गया होगा, क्योंकि इसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ना, तो m/सम k इक्विवेलेंट आएगा, उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो k इक्विवेलेंट आराम से निकाल लेंगे। देखो, अगर L/2 होता है, तो मैंने लास्ट क्लास ही तुम्हें सिखाया था, अगर आधा कर दे तो लेंथ को, तो जो k होता है ना वो 2 गुना इंक्रीज हो जाता है। अगर लेंथ को आधा कर दिया तो ये भी 2 गुना इंक्रीज हो जाएगा। और दोनों पैरेलल में है, दोनों अगर पैरेलल में है तो k इक्विवेलेंट तुम कितना निकाल सकते हो, 2k प्लस k, तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए 4। कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा। बोलो ये समझ आया क्या बात। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर दोनों पैरेलल में है तो इनको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, के इक्विवेलेंट निकालने के लिए डायरेक्ट प्लस करेंगे। और अगर प्लस करना है तो 2k और 2k को प्लस करके 4k बना दो। क्यों 2k, क्योंकि ये L/2 है, ये भी L/2 है, तो तुम्हें 2k 4k मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो आंसर आया है, ठीक है, इसमें सिर्फ तुम्हें क्या बिठाना है, 2 पाई रूट ओवर m तो चेंज नहीं हुआ है, के इक्विवेलेंट लेकिन चेंज हुआ है, दैट इज 4k हो चुका है। के इक्विवेलेंट कितना हो चुका है, 4k हो चुका है। तो इधर से अगर 4 को तुम बाहर निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर m/k आ जाएगा, और बाई 2 आ जाएगा। तो ये जो बाकी जो चीज़ दिया हुआ है ना, ये 4 सेकंड दिया हुआ था, बाकी जो चीज़ दिया हुआ था ना वो 4 सेकंड दिया हुआ था, और बाई 2 तुम कर रहे हो, तो 2 सेकंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 सेकंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर तुम हो सके तो अभी रिमेंबर करके रखना, बट इसको हम लोग आगे डिटेली इसको प्रूव भी करेंगे कि यही कैसे आया। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे, बट अभी के लिए तुम इसको याद करके रख सकते हो, ताकि ऐसे टाइप का अगर सवाल मिल गया कहीं पे भी तो तुम अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ है नहीं, ये तुम्हारा एक एप्लीकेशन बोल सकते हो इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का। ठीक है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का एक तुम इधर पे एप्लीकेशन बोल सकते हो। ठीक है, आगे चलो। अभी देखो तुम्हारे पास अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये आता है स्ट्रिंग कटिंग प्रॉब्लम। मतलब मैंने क्या किया, इधर पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इधर पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, मैंने क्या किया, ये जो डायग्राम है, ये जब इक्विलिब्रियम में चला गया, ये जो डायग्राम है, ये जब ये जो स्प्रिंग है ना, इसमें एक टेंशन, इधर पे एक टेंशन भी लगेगा, तो ये स्प्रिंग के नीचे जब तुमने वेट वगैरह लगा लिया, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे तो जाएगा, थोड़ा सा तो खिंचकेगा ना नीचे, तो खिंचकने से तुम्हें ये थोड़ा सा दिखेगा, इलोंगेट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इलोंगेट होने के बाद ये मास m है, और ये थोड़ा सा ऐसे हो गया होगा, थोड़ा सा नीचे आ गया होगा ना, क्योंकि थोड़ा सा इलोंगेशन उसमें दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया होगा, तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो ये इक्विलिब्रियम जाने के बाद हमने क्या किया, इसका जो स्ट्रिंग है ना उसको मैंने काट दिया। स्ट्रिंग दिख रहा है तुम्हें, उसको मैंने इधर से ऐसे करके इधर पे, तो मैंने इधर से
काट दिया, ठीक है, कैची लगा दिया इसमें। इक्विलिब्रियम जाने के बाद इधर से इधर ये इक्विलिब्रियम में आया। तो अभी तुम्हें बताना है जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग मतलब जस्ट कटने के बहुत बाद अगर तुम्हें बताना है तो हम लोग कुछ भी बता सकते हैं, फ्री फॉल हो रहा होगा, कुछ भी होगा, बट जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग तुम्हें बताना है बहुत मास का एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, जितना भी मासेस होगा सबका एक्सेलरेशन निकालना है, जितना भी मासेस होगा सबका एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर कटिंग, मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग, बहुत बाद नहीं, जस्ट आफ्टर कटिंग मतलब मिली सेकेंड या तो एक सेकंड के लिए तुम्हें बताना है, एक सेकंड बाद में तुम्हें बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम डायग्राम तुमने बना लिया ना, तो इक्विलिब्रियम डायग्राम अगर तुमने बना लिया तो इसको एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका एनालिसिस हमें देखना पड़ेगा कि देखो इक्विलिब्रियम में है ये, सबसे पहले ये देखते हैं इक्विलिब्रियम में, तो ये अगर इक्विलिब्रियम में तो नीचे कितना लगेगा 2 mg, ठीक है। और क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अभी जो मैंने स्ट्रिंग काटा है ना उसको भूल जाओ, तो क्योंकि ये 2 mg नीचे लग रहा है और ये स्ट्रिंग जो है इसमें एक टेंशन आएगा, तो ये टेंशन का वैल्यू भी 2 mg आना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो मतलब ये 2 mb इक्विलिब्रियम में होगा तो ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स होना चाहिए, तो टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 mg। और क्योंकि ये मास के साथ भी ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो मतलब ये भी टेंशन लगा रहा होगा और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, टेंशन 2 mg हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में टेंशन तो सेम ही लगेगा। और क्योंकि ये m है तो नीचे की तरफ कितना लगाएगा, mg भी तो लगाएगा एक, तो नीचे mg भी लग रहा है, नीचे 2 mg भी लग रहा है, तो ये देखो स्प्रिंग है तुम्हारे पास, तो स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ तुम्हारा क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, इसके वजह से जो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा ना वो कितना लगेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो नीचे कितना लग रहा है mg और 2 mg, तो मिला के कितना आ जाएगा 3 mg, कितना आ जाएगा 3 mg। बोलो, ये सिंपल सी बात है कि हमें इक्विलिब्रियम डायग्राम सबसे पहले बनाना होता है, और इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें नीचे से स्टार्ट करना है, और नीचे जाके सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें कितना वेट लग रहा है, उसमें जितना वेट लग रहा है उतना ही ऊपर में फोर्स लगना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में तो दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। इसमें जब आ जाओगे इसका खुद का mg ले लेना और टेंशन भी लग रहा है, तो दोनों मिला के 3 mg हो गया, तो मतलब ऊपर में भी 3 mg लगना चाहिए, मतलब ये स्प्रिंग जो नीचे आ रहा है इसके वजह से ऊपर में उसका जो फोर्स आएगा वो 3 mg आएगा, ठीक है। इतना में समझ आ गया, इतना अगर तुम्हें समझ आ जाता है, अभी तुम क्या करो, इसको काट दो, इसको काटने से ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम अभी एफबीडी बना लो, तुम्हें उसके बाद क्या करो, इसको काट दो, ठीक है, और उसका एफबीडी बना लो। किसका एफबीडी बना लो, मासिस का एफबीडी बना लो, ठीक है। तो मासिस का एफबीडी बनाने के बाद तुम बोल सकते हो कि क्या हो रहा है, तो एक एम मास था हमारे पास और एक हमारे पास क्या था 2m, ठीक है, एक m मास है हमारे पास और एक क्या है हमारे पास 2m मास, ठीक है। तो ये m मास हो गया और ये 2m मास हो गया। तो सबसे पहले 2m मास को देखते हैं। देखो तुम्हें इधर पे ये लॉजिक याद करना पड़ेगा, ठीक है, नोट तुम्हें ये लगाना है कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कट करने के बाद, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जो टेंशन होगा ना वो टेंशन बिकम्स जीरो। टेंशन क्या होता है, तुरंत जीरो हो जाता है। टेंशन बिकम्स क्या हो जाएगा, टेंशन बिकम्स जीरो। टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेंशन अगर जीरो हो जाएगा तो इसका एफबीडी बनाओ। देखो मैंने ये स्ट्रिंग को काट दिया ना, तो इसका टेंशन जो आ जाएगा ना वो जीरो आ जाएगा। टेंशन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मतलब ये जो 2 mg नीचे लग रहा था वो 2 mg इधर पे लगेगा, बट ये ब्लॉक में देखो टेंशन ऊपर लग रहा था, बट इधर पे अभी कोई टेंशन नहीं है तो जीरो लग रहा है। तो ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आएगा और कितना एक्सेलरेशन से आएगा, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, नेट फोर्स एक्सेलरेशन के, लेट्स से एक्सेलरेशन a1 बोल देता हूँ, ठीक है। ये a1, इसका एक्सेलरेशन कितना लिखोगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2 mg माइनस जीरो, तो 2 mg और डिवाइडेड बाई इसका जो मास है दैट इज 2m, मास कितना है 2m, तो 2m कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज g। और g किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, नेट फोर्स नीचे है, इसके वजह से ये डाउनवर्ड्स आ रहा है। समझ आ रहा है बात क्या, जिस स्ट्रिंग को भी तुमने काट दिया उसका टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जीरो कर दिया मैंने। अभी अगर m में लिखोगे ना, m का अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे 2 mg, ये बेनिश आउट, क्यों, क्योंकि ये टेंशन तो जीरो हो चुका है, तो ये नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नीचे की तरफ
mg लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, mg लिखोगे। और क्योंकि तुमने स्ट्रिंग को काटा तो स्प्रिंग को थोड़े देर बाद पता चलेगा, उसको जस्ट आफ्टर उसको पता नहीं चलेगा। जस्ट आफ्टर बात तो वो क्या होगा, थोड़ा सा इलोंगेशन हो गया ना उसमें, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो आफ्टर सम टाइम उसको पता चलेगा, इसलिए हमें तो जस्ट आफ्टर चाहिए। तो स्प्रिंग को पता ही नहीं चला, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर जितना लग रहा था उतना ही लगेगा। समझ आया क्या? स्प्रिंग को काटा, स्प्रिंग को पता ही नहीं चला, स्प्रिंग को काटा, स्प्रिंग को पता ही नहीं चला। ये इलोंगेट होकर बैठा हुआ है, ये आलसी इंसान है, तो उसको पता ही नहीं चला कि तुमने इसको काटा होगा। ठीक है, तो इसके वजह से जस्ट आफ्टर अगर तुम देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 3 mg लगने वाला है। कितना लगने वाला है, 3 mg लगने वाला है। और तुम्हें पता होगा कि इसको अगर हम काटेंगे ना तो पक्का ये ब्लॉक, ये जो मास है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो दिख भी रहा है, देख लो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अभी भी ज्यादा है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या है, ज्यादा है, दैट इज 3 mg ऊपर की तरफ है, 3 mg ऊपर और नीचे mg। तो अगर इधर पे इसका एक्सेलरेशन देखोगे तो 3 mg ऊपर है ना, 3 mg ऊपर है, 3 mg ऊपर है। तो अगर तुम देखोगे नेट ऊपर की तरफ जाएगा, नेट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा। तो लेट्स से इसका एक्सेलरेशन a2 ले लेते हैं। a2 क्या होता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, 3 mg, और नीचे की तरफ कितना है, mg, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास। मास इसका क्या है, m। तो 3 mg, ये आ जाएगा 2 mg बाई m। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2g। कितना आ जाएगा, 2g। कितना आ जाएगा, 2g आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ आएगा बात, 2g आ जाएगा। ऐसे करके तुम हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। जल्दी से मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्वेश्चन को, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तुम इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे, इक्विलिब्रियम डायग्राम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लो। ठीक है, इसमें भी तुम्हें स्ट्रिंग को ही काटना है। ठीक है, स्ट्रिंग को अगर तुम्हें ऐसे काटना है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लो। इक्विलिब्रियम डायग्राम में तुम्हें ये पता चलेगा कि ये स्प्रिंग थोड़ा सा होने से भी नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर देना इसको, ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील आए। और ये जो मास है ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा अभी। ओवरऑल अगर तुम देखोगे ये भी थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3m। ठीक है, तो अभी ये इक्विलिब्रियम डायग्राम है, तो इक्विलिब्रियम डायग्राम होने से सबसे पहले तुम क्या कर लेना, सबसे पहले इधर पे उसका एफबीडी बना लो सबका। तो ये नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, 3 mg। नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, 3 mg लग रहा कि नहीं, तो ये नीचे लग रहा होगा 3 mg, 3 mg नीचे लग रहा होगा। ठीक है, और क्योंकि ये स्प्रिंग है तो ऊपर में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एफएस लगेगा। और कितना लगेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम डायग्राम है तो नीचे जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स होना पड़ेगा, तो 3 mg तुम्हारा ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। और क्योंकि ये स्प्रिंग इसके साथ भी कनेक्टेड है तो इसमें तो इस तरफ लगेगा, और इसमें इस तरफ कितना लगेगा, 3 mg लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये आइडियल स्प्रिंग होता है, आइडियल स्प्रिंग में हर एक पॉइंट में जो फोर्स होता है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 mg अगर ऊपर लग रहा है तो इसमें 3 mg नीचे लग रहा होगा, और ये जो तुम्हारा होगा ये हो जाएगा 2 mg खुद का वेट। तो नीचे देखो 2 mg और 3 mg, तो टोटल कितना लगेगा इधर, 5 mg। जो टेंशन इधर पे लग रहा होगा वो 5 mg लग रहा होगा। तो ये अगर 5 mg है तो इसके नीचे ये जो टेंशन लगेगा ये भी 5 mg का ही टेंशन लगने वाला है, और खुद का जो mg आएगा तो वो mg और 5 mg मिला के इधर पे जो fs लगने वाला है, fs लेस डैश, ये कितना लगने वाला है, ये जितना लगेगा ये हो जाएगा तुम्हारा 6 mg हो जाएगा। ये नीचे देखो 5 mg और ये mg, तो इसके नीचे लग रहा है 6 mg, तो ऊपर भी 6 mg लगना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम डायग्राम है। ठीक है, अभी बस हो गया, तुम्हें बस अभी क्या करना है, क्योंकि तुमने इसको काट दिया तो टेंशन जीरो हो जाएगा तुरंत। टेंशन अगर जीरो हो जाएगा तो हमें क्या देखना है, देखो सबका मैं वो निकाल लेता हूँ, सबका एफबीडी बनाता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो मैं सब में फोर्स दिखा देता हूँ। देखो इसमें अगर देखोगे 3 mg को अगर देखोगे ना, तुमने स्प्रिंग काटा तो स्प्रिंग को पता ही नहीं चला, स्प्रिंग को बहुत देर बाद पता चलेगा। ठीक है, बहुत देर मतलब 3-4 सेकंड बाद उसको पता चलेगा। तो अगर तुमने इसको काट दिया तो स्प्रिंग को पता ही नहीं चला, तो ये इसमें स्प्रिंग फोर्स तो जीरो नहीं होगा। तो नीचे की तरफ इसमें अगर तुम देखोगे ना 3m में अगर देखोगे तो नीचे की तरफ 3 mg लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 3 mg लग रहा है। तो इसमें अगर तुम देखोगे ना तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको a1 का नाम दे देता हूँ। जीरो क्यों, ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स लग रहा है तो जीरो ही तो होगा। अच्छा, लेकिन 2 mg जो है ना, इसका देखो, इसका देखो, स्प्रिंग को तो पता ही नहीं चला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसमें अगर तुम देखोगे ना टोटल, अगर तुम इधर पे देखोगे ये 2m में देखो नीचे की तरफ 3 mg भी जीरो नहीं हुआ, 2 mg भी जीरो नहीं हुआ, तो ये आ गया तुम्हारा नीचे की तरफ 5 mg।
नीचे की तरफ 5 mg तो लगेगा, पहले भी 5 mg लग रहा था नीचे की तरफ इसका, तो अभी भी लग रहा है। बट इसमें जो स्ट्रिंग तुमने काट दिया है ना, इसको तो तुमने काट दिया, इसको अगर तुमने काट दिया तो ये टेंशन जीरो हो गया। ये टेंशन अगर जीरो हो गया तो ऊपर की तरफ उसको कोई टेंशन नहीं लग रहा है, तो ये मतलब नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगा। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेट फोर्स, इसका जो एक्सेलरेशन A2 होगा ना, और नेट फोर्स देख लो 5 mg डिवाइडेड बाई 2 mg, तो मतलब ये आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2g। मतलब इसको अगर लिखूंगा मैं तो 2.5g लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2.5g लिख सकते हो। ठीक है, 2.5g लिख सकते हो। जगह कम हो गया हमारे पास। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसमें? इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा, में जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, ये भी देख लेना क्यों नीचे की तरफ। जैसे कि इसमें अगर तुम देखोगे ना तो ये ऊपर जा रहा था क्योंकि नेट फोर्स इसमें ज्यादा था, तो इसमें ऐसा डायरेक्शन दे सकते हो। तो इसमें अगर देखोगे ये नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर का जो टेंशन था वो जीरो हो गया, तो नीचे की तरफ 5 mg लग रहा, तो 5 mg से नीचे की तरफ जा रहा है। और वो कितना से जा रहा है? 2.5g से जा रहा है। 2.5g से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, 2.5 कैसे आया तुम्हें पता चल गया होगा। नेट फोर्स अगर देखोगे ना इसमें 5 mg लग रहा है, और कितना से डिवाइड करोगे? खुद का मास कितना है? 2m, तो 2m से डिवाइड करके देखो 2.5g तुम्हें मिल जाएगा। उसी तरह अगर तुम्हें देखना है, उसी तरह तुम्हें अगर देखना है इसका m का, तो m का अगर देखोगे तो देखना टेंशन तो नहीं लग रहा है, mg तो नीचे लगेगा, mg तो उसका लगेगा ही ना। ये जो 5 mg है वो नहीं लग रहा क्योंकि वो जीरो हो गया। और ऊपर में देखो उसको 6 mg तो लग ही रहा है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं चला, इस स्प्रिंग को तो पता ही नहीं चला कि नीचे वाला स्प्रिंग कट हो गया है। ठीक है, तो अगर नेट देखोगे ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। नेट अगर देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा। इसका अगर एक्सेलरेशन को 2 देता हूं तो इसका एक्सेलरेशन का नाम होगा 3। ठीक है, और A3 अगर तुम्हें निकालना है, A3 कितना हो जाएगा? 6 mg माइनस mg बाई m। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन अगर A3 तुम्हें निकालना है, तो नेट फोर्स अगर देखोगे ना तो 6 mg माइनस, देखो 6 mg ऊपर माइनस mg, तो कितना आ जाएगा? 5 mg। और डिवाइडेड बाई तुम्हें क्या करना है? इसका मास मतलब m, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो 5g आएगा। और किस तरफ आएगा? ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ऊपर का फोर्स ज्यादा है। ठीक है, समझ आया बात? तो इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो आगे, आगे जाके इस बार हमें क्या करना है? इस बार हमें स्प्रिंग को काट करना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने स्ट्रिंग काट के तुम्हें समझा दिया कि क्या करना है, उसी तरह अभी स्प्रिंग को काटना है। स्प्रिंग को काटने से एक इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो मैं तुम्हें इधर पे दिखाऊंगा। ठीक है, पहले तो इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लेना है, क्योंकि ये जो मैंने काट किया ना वो इक्विलिब्रियम डायग्राम के बाद ही मैंने उसको काट किया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डायग्राम तुम जल्दी जल्दी बना लो सबसे पहले। ठीक है, याद रखना इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाना होता है सबसे पहले, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जब आया होगा तभी मैंने इसको कट किया। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, ये ऐसा दिखेगा, वाई सेम है। और अभी मैंने इसमें 3m लगा दिया, और अभी मैंने क्या किया था? अभी मैंने स्प्रिंग को काटा। ठीक है, स्प्रिंग इधर पे अगर देखोगे इसको काट दिया। इसको अगर काटेंगे तो क्या होगा, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका तो वो बना लो, डायग्राम बना लो, इक्विबल तुम्हारा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम डायग्राम बताओ तो क्या होगा? तो इसके तो नीचे लग रहा होगा 3 mg, के नीचे कितना लग रहा होगा? 3 mg। तो ये जो स्प्रिंग है इसमें लगेगा 3 mg, वो तो लगना ही पड़ेगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह ये 2m के साथ ये कनेक्टेड है तुम्हारा स्प्रिंग, तो इसमें भी तुम्हें नीचे की तरफ कितना लगने वाला है? 3 mg Fs तो लगने वाला है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। और खुद का जो लगेगा वो दैट इज 2 mg तो लग रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा 3 mg और 2 mg मिला के 5 mg। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो पक्का ये जो टेंशन लगने वाला है वो तुम्हारा 5 mg लग रहा होगा। और इसमें भी नीचे की तरफ कितना लगेगा? 5 mg टेंशन लगना है। टेंशन हर जगह सेम होता है क्योंकि आइडियल है। और ये जो m है तो इसमें mg तो लगने ही वाला है, mg और 5 mg मिला के में कितना लगने वाला है? ये एफ में 6 mg लगने वाला है। ठीक है, ये सही है, ये हर जगह सेम है। लेकिन जब तुमने स्प्रिंग, जिस स्प्रिंग को तुमने काटा, वो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो तुरंत क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो उसको तुमने काट दिया। तो इसका तो एफ एस जीरो हो जाएगा। इसका तो एफ एस या तो एफ एस डैश लिख देता हूं, एफ एस डैश, इसमें एफ एस लिखा ना तो इसको एफ एस डैश तुरंत जीरो हो जाएगा। तुरंत, क्योंकि उसको तुमने काट दिया, तुरंत जीरो हो गया। अच्छा, अब सुनना
तुरंत इसको हम लोग जीरो कर देंगे। लेकिन तुम्हें इधर पे दिख रहा होगा कि इसको अगर हमने तुरंत इसको काट दिया तो तुरंत उसका फोर्स जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ना वो तो अभी भी टाइट है, ठीक है, अभी भी टाइट है। और जो टेंशन जला फोर्स है ना, टेंशन जैसा फोर्स है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये तुम्हें पता होगा कि नॉर्मल भी और टेंशन भी और फ्रिक्शन आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास आएगा तुम्हारा फ्रिक्शन का लेक्चर, वो सब तुम्हारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो इसके वजह से वो तुरंत जीरो नहीं होगा, उसका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। इसको तुमने काट दिया तो ये जो दोनों है, इन दोनों में अभी जो टेंशन होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। टेंशन अभी टेंशन सेम नहीं रहेगा, 5 mg नहीं लेगा, वो चेंज हो जाएगा। और चेंज होके देखो, मैं इधर एफबीडी बना रहा हूं, इधर मैं एफबीडी बना रहा हूं, चेंज होके लेट से कुछ टेंशन आ जाएगा दोनों के बीच में। ये जो दोनों एक साथ एक ही रोप में लगा हुआ है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। अगर दो चीज अगर एक ही स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ है तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होता है। तो लेट से इसका एक्सेलरेशन हमें अभी पता नहीं, लेट से ए है, और इसका भी एक्सेलरेशन लेट से ए है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो अभी टेंशन लगने वाला है ना, वो उसका वैल्यू हमें नहीं पता, वो वैल्यू चेंज हो जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो इधर पे जो 5 mg लग रहा था वो अभी चेंज हो जाएगा, याद रखना है, ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है। और ये स्प्रिंग को पता ही नहीं चलेगा, तो इसका अगर एफबीडी बनाना है तो बना लो। ये तुम्हारा 2m है, ये तुम्हारा कितना था, m था। और 3m का अगर तुम्हें क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है 3m का, तो वो आराम से तुम कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि 3m को नीचे लग रहा होगा 3mg, और क्योंकि ऊपर में एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को भी 3mg लग रहा होगा। तो ये इसको पता ही नहीं चला, क्योंकि ऊपर वाला स्प्रिंग काटा है ना, तो इसको पता ही नहीं चलेगा। इसको 2-3 मिनट बाद पता चलेगा, 2-3 सेकंड बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इसको पता ही नहीं चला। तो 3mg अगर ऊपर नीचे सेम है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स उसका जीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन तुम देखोगे तो 2m में अगर देखो, 2m में देखो, 2m का नीचे तो खुद का 2mg लग ही रहा है, खुद का 2mg लग ही रहा है। और ये जो fs है ये तो जीरो नहीं हुआ, तो इसका भी 3mg, मतलब नीचे अगर तुम देखोगे इसका 5mg लग रहा है। इसका कितना लग रहा है, 5mg। और क्योंकि तुमने इसको काट कर दिया तो इसमें ऊपर की तरफ कुछ नहीं लग रहा है, बट इसके नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा, नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा। समझ आ गया बात? देखो, ये जो 2m है इसके नीचे खुद का 2mg, और ये जो स्प्रिंग है इसके लिए 3mg लग रहा है, तो टोटल 5mg हो गया। और ये जो टेंशन है ये तो अभी चेंज हो गया, तो टी डैश लिख दिया मैंने। इधर पे अगर देखोगे इसका खुद का mg टी डैश, और इसमें कुछ नहीं लग रहा क्योंकि इसको तुमने काट कर दिया, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन तो मिल गया, तो इसका एक्सेलरेशन चाहिए। इसका एक्सेलरेशन के लिए तुम क्या कर सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो। सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो। इक्वेशन तुम्हें लिखना आता है, इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिख के लिए तुम इसको पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ मैंने माना है तो ये पॉजिटिव मान लो। तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो mg प्लस क्या जाएगा, mg प्लस टी डैश क्या जाएगा, mg प्लस टी डैश इक्वल टू ma आ जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन लिख सकते हो क्या? दूसरा इक्वेशन में क्या लिखोगे वो बताओ मुझे। दूसरा इक्वेशन में इसमें जाओ, इसमें देखो ये पॉजिटिव मैंने लिया था तो 5mg पॉजिटिव में आया और टी डैश नेगेटिव में आया, तो 5mg माइनस टी डैश इक्वल टू इसका जो मास है वो 2m है, तो 2m, और इसका एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग के साथ अभी भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये 5mg है, ठीक है, 5mg माइनस टी डैश इक्वल टू वाइज ma। दोनों को तुम क्या कर सकते हो, दोनों को तुम प्लस कर सकते हो, प्लस। दोनों को प्लस करते ही क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6mg, क्या जाएगा 6mg, और ये दोनों को प्लस करने से ये आ जाएगा 3ma। तो इधर से तुम्हें मिल रहा होगा, इधर से तुम्हें मिल रहा होगा कि एक्सेलरेशन जो आएगा वो आ जाएगा 2g के बराबर। एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2g के बराबर, मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और वो कितना होगा 2g होगा। और मैंने जिस डायरेक्शन में उसको पकड़ा था, क्योंकि इधर पे नेगेटिव वगैरह आया नहीं, तो मैंने जिस डायरेक्शन में पकड़ा था वही डायरेक्शन इसका करेक्ट है, दैट इज 2g, ठीक है। और अगर ये -2g आता तो मैं इसका डायरेक्शन को अपोजिट कर देता, बट अभी मैंने जो डायरेक्शन पकड़ा वही डायरेक्शन में 2g आया ना, तो मतलब पॉजिटिव में आया, तो मैंने जो डायरेक्शन पकड़ा वही डायरेक्शन करेक्ट है इसका, इसलिए आंसर क्या आ गया, 2g आ गया, ठीक है। जल्दी से इसको देखो, नोट करो,
समझो बातों को कि टेंशन क्या नहीं होता है, टेंशन इधर पे चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होगा? टेंशन इधर पे, सॉरी, टेंशन का जो वैल्यू है वो इधर पे चेंज हो जाएगा। टेंशन का जो वैल्यू है इधर पे चेंज हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स से हो, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और जिस स्प्रिंग को भी तुम काटोगे उसका जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह तुम देख सकते हो इधर पे नीट 2017 में क्वेश्चन आया था इसका ही। ठीक है, और ये सिंपल क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमें अभी सब कुछ आता है। क्या आता है हमें? देखो इधर पे बताया गया कि इमिडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसको काटना है तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ठीक है, इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाने से तुम्हें पता चलेगा कि ये mg मिलेगा, इधर पे एक टेंशन मिलेगा, इधर पे क्या मिलेगा? टेंशन मिल जाएगा। और क्या होगा कि ये ब्लॉक में अगर तुम देखोगे ना, अच्छा ये टेंशन कितना होगा? तो ये हो जाएगा mg। और इसमें अगर देखोगे तो टेंशन कितना लग रहा है? mg नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। और इसका जो खुद का जो 3m है ना, 3m के वजह से इधर पे 3mg लग रहा होगा, 3m के वजह से इधर पे नीचे 3mg लग रहा होगा। तो टोटल अगर तुम देखोगे 3mg mg, तो ये 4mg ऊपर की तरफ इसका स्प्रिंग फोर्स होगा, 4mg, 3m और mg, तो 4mg तुम्हारा ऊपर की तरफ फोर्स होगा। ठीक है, ये सब कुछ सही बात है। तो हमें बस अभी क्या करना है, क्योंकि हमने स्प्रिंग को काट कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स तुरंत 0 हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तुरंत 0 हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स तो 0 हो जाएगा। और क्योंकि ये टेंशन है, देखो इधर पे टेंशन लग रहा है, तो टेंशन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो टेंशन अपना वैल्यू क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, मतलब चेंज होगा, इसका जो वैल्यू है वो चेंज होगा। तो इसके लिए मैं इधर पे ए लिख रहा हूं और इधर पे मैं लिख रहा हूं, और ए और बी के बीच में एक थ्रेड लगा हुआ है, या तो में जो टेंशन आएगा वो अभी चेंज होके लेट्स से टी डैश हो गया। कितना डैश हो गया? टी डैश। टी डैश इसमें नीचे की तरफ लगेगा टी डैश, और इसमें टी डैश ऊपर की तरफ लगेगा। कभी कभी ये टेंशन का वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, टेंशन का वैल्यू भी पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू पूछा तो टेंशन का वैल्यू निकाल देना। ठीक है, अभी तो एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे आराम से। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, चलो। ठीक है, इसमें देखो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है क्योंकि उसको हम लोग ने काट दिया है, तो इधर पे 0 हो गया होगा। और नीचे की तरफ इसका अगर देखोगे ना, तो नीचे की तरफ इसका खुद का मास था, खुद का मास कितना है? m है, तो इधर पे mg लगा देना। ठीक है, खुद का मास कितना है? m है, तो इधर mg लगा देना। और क्योंकि अभी टेंशन चेंज हो चुका है तो टी डैश लिखना पड़ेगा इधर। और इसका खुद का मास अगर तुम देखोगे ना तो कितना था? 3mg था। कितना था? 3mg था। ठीक है, तो इधर पे 3mg लिखना पड़ेगा। और लेट्स से दोनों ही नीचे की तरफ जा रहा होगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, कि दोनों एक थ्रेड से कनेक्टेड है, जस्ट इमीडिएटली काटिंग के बाद दोनों अभी भी थ्रेड से कनेक्टेड है। तो थ्रेड से अगर कनेक्टेड है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होने वाला है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? नीचे की तरफ अगर देखोगे तो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ब्लॉक ए के लिए मैं लिख रहा हूँ तो नीचे की तरफ टी डैश लग रहा है, और नीचे की तरफ अगर तुम देखोगे 3mg लग रहा है। नीचे की तरफ दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। इसका m है 3m, और a कितना है इसका? a तो हमें चाहिए, दैट इज a। ठीक है, उसी तरह अगर इसका देखोगे तो नीचे की तरफ है mg, और ऊपर की तरफ अगर तुम देखोगे नेगेटिव में टी डैश हो जाएगा, इक्वल टू ma। इसका जो m है वो m, एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि वो सेम थ्रेड से कनेक्टेड है। समझ आ गया ना बात इतना? तो दोनों को अभी प्लस कर दो, दोनों को प्लस करने से ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4mg आ जाएगा। और इधर पे तुम देखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा फिर से 4m a। ठीक है, इधर से mm काट देना तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 भी कट जाएगा, तो a का जो वैल्यू आ जाएगा वो g आ जाएगा। और क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन पकड़ा वही सही डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन पकड़ा उसी डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हुआ है? आंसर भी आया है, मतलब वही पॉजिटिव आंसर आया है। अगर ये नेगेटिव आंसर आता तो मैं सोचता कि यार जो मैंने पकड़ा वो गलत है, ऊपर डायरेक्शन में होना चाहिए था। ठीक है, अगर होता ऐसा हुआ नहीं, मतलब मैंने जो पकड़ा वही पॉजिटिव डायरेक्शन में आंसर आया है, मतलब मैंने जो डायरेक्शन पकड़ा वही तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, और दोनों का ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g और g हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो, हमारे पास कुछ स्प्रिंग बैलेंस का भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का भी हमें इधर पे क्या देखना है? कुछ क्वेश्चंस देखना है। ठीक है,
इधर पे हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे स्प्रिंग बैलेंस का। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है देखो हमारे पास ऐसा एक बैलेंस दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, आगे वाला में देखते, ये तुम्हारे पास ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें स्प्रिंग का सिंबल ऐसे दिया जाएगा। हाथ में क्या होगा, लेट्स से इसके साथ एक पुली लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक पुली लगा हुआ है, जो कि इधर पे m मास और लेट्स से इधर पे 3m मास कैरी कर रहा है, ठीक है, ऐसे अटैच्ड। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। अब बात ये है कि स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या होता है। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जिससे हम, देखो मैकेनिकल डिवाइस है जिससे हम, मतलब ये घुमा फिरा के टेंशन को मेजर करता है, याद रखना, ये इट मेजर्स टेंशन, ठीक है, ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स, क्या मेजर करता है, टेंशन को मेजर करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस अगर किसी ने तुम्हें पूछा है तो तुम डायरेक्ट तुम बोल सकते हो कि ये टेंशन को मेजर करता है, ये किसको मेजर करता है, टेंशन को मेजर करता है, ठीक है। और ये तुम्हारा इन इन केजी में भी मेजर कर सकता है। अगर केजी में मेजर कर रहा है तो तुम्हें मास तुम्हें मिलेगा उससे, और अगर ये इन न्यूटन में बता रहा है, इन न्यूटन में बता रहा है, तो मतलब ये पक्का टेंशन को ही, ये पक्का टेंशन को ही मेजर कर रहा है, ठीक है। मतलब ये वेट को भी मेजर कर सकता है, वेट, अगर टेंशन या तो वेट भी तुम इधर पे लिख सकते हो कि ये पूरा सिस्टम का वेट अगर तुम्हें बताया जाए तो इससे तुम मेजर कर सकते हो स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। अगर स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग अगर तुम्हें पूछा है तो इसका रीडिंग का मतलब हो जाएगा टेंशन या तो वेट बोल दो, जो कि न्यूटन में अगर लिखा हुआ है तो ही। लेकिन अगर तुम्हें मास बताना है तो जो भी तुम आंसर निकालोगे उससे मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग बैलेंस दोनों ही चीज कर लेता है। देखो ये लिखा हुआ है, डिवाइस दैट मेजर वेट और मास, देखो दोनों ही मेजर कर सकता है, मास होने से केजी में करेगा, वेट होने से तुम्हारा न्यूटन में करेगा, इन टर्म्स ऑफ टेंशन, टेंशन के टर्म्स में, ठीक है। तो हमें एक्चुअली टेंशन निकालना पड़ता है और कुछ नहीं। जैसे कि यही क्वेश्चन का आंसर अगर हमें निकालना है, ठीक है, यही क्वेश्चन जो मैंने दिया, इसका ही अगर आंसर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये टेंशन को मेजर करता है, ये किसको मेजर करता है, इट मेजर टेंशन। तो हमें बस इधर पे टेंशन निकालना है, ये इधर इधर का टेंशन निकालना है, ये इधर पे टेंशन जितना होगा वही तो ये मेजर कर रहा होगा, तो ये टेंशन कितना होगा, हमें बस ये टेंशन चाहिए, लेट्स से टी डैश, ये कितना है, वही तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग हो जाएगा। तो फाइंड द रीडिंग, तुम्हें क्या चाहिए, फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का हमें क्या निकालना है, रीडिंग निकालना है, रीडिंग। तो रीडिंग अगर चाहिए तो इसके लिए रीडिंग तो मैंने बता ही दिया, टेंशन निकालना है इस जगह का। तो सबसे पहले ये जो m और 3m है उसका टेंशन निकाल लो। m और क्या तुम इक्वेशन लिख के निकालोगे, नहीं, अरे ये एटवुड मशीन है, ये क्या है, एटवुड मशीन है, ये क्या है, एटवुड मशीन है। और एटवुड मशीन का जो टेंशन का जो फॉर्मूला था ना, वो तुम्हें याद है क्या, एटवुड मशीन का जो टेंशन का जो फॉर्मूला था वो तुम्हें याद है क्या, टेंशन का फॉर्मूला, टेंशन का फॉर्मूला था तुम्हारे पास 2m1m2 डिवाइडेड बाई 2m1m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तो था, ये टेंशन का फॉर्मूला था। एक्सेलरेशन कितना था, m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन लग रहा है, हमें क्या पता चल जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन है, हमें क्या पता चल जाएगा, ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन है ये पता चल जाएगा, ये टेंशन हमें पता चल जाएगा,
ये टेंशन हमें पता चल जाएगा। इस पुली के लिए रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये टेंशन हमें पता चल जाएगा। ये जितना भी टेंशन, दो टेंशन होगा ना, ये पुली तो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये जो टी डैश होगा ना वो 2t के बराबर हो जाएगा। कितना टी के बराबर हो जाएगा? 2t के बराबर। तो चलो हम लोग टी निकाल के जो आंसर हमें आएगा वो आएगा तुम्हारा 2t। आंसर कितना आने वाला है? 2t आने वाला है। का रीडिंग कितना हो जाएगा? 2t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर पे m प्लस कितना करना है हमें? 3m करना है, और साथ में इधर पे g यूज करना है। m तो ये आ जाएगा, ये 4m हो जाएगा, m कैंसिल कर दो तो 6 mg डिवाइडेड बाय, अगर तुम देखोगे 4। ठीक है, एक कैंसिल कर दिया ना, इसलिए तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3mg/2 आ जाएगा। ठीक है, टेंशन का जो वैल्यू आया है वो आया है 3mg/2। तो 3mg/2 आया है, तो मुझे चाहिए स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। स्प्रिंग बैलेंस का अगर रीडिंग चाहिए तो तुम्हें पता चल गया होगा कि स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होगा ना वो तो 2t होगा। ठीक है, टी इस पुली में देखो टी दोनों की तरफ लग रहा है, तो ऊपर कितना होगा? 2t होगा। तो ये स्प्रिंग बैलेंस 2t को मेजर कर रहा है, तो 2t हो जाएगा। तो 2 और t का वैल्यू हमारे पास कितना आया है? 3mg/2। 3mg/2, 2 ने 2 को मारा, तो आंसर इज 3mg इसका रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग कितना हो जाएगा? 3mg। तो देखो ये 3mg उसका रीडिंग। ठीक है, तो आराम से तुम इसको निकाल सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। तो और एक हम लोग क्वेश्चन इधर पे करते हैं जो बढ़िया क्वेश्चन होगा, जिसमें सूडो फोर्स भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारा, अगर तुम स्टैंडर्ड बुक में देखोगे ये क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा कि ये एक लिफ्ट है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ए इक्वल टू सम कुछ भी ले लो, g/5 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इधर पे तुम्हारा ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा था सेम ही है, सेम चीज ही है। दैट इज इधर पे तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, और ये तुम्हारा पुली है, और हम लोग इसको m रखते हैं, और इसको हम लोग रखते हैं 2m। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सूडो फोर्स अच्छे से पढ़ाया है, और तुम्हें पता होगा कि हमें तो ये चाहिए। देखो ये रीडिंग चाहिए हमें, रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग चाहिए। तो मतलब ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये जो SB है स्प्रिंग बैलेंस, इसमें रीडिंग चाहिए। इसमें रीडिंग कितना होगा? अगर इसका टेंशन अगर T है, इस पुली के वजह से नीचे की तरफ T है, ये भी अगर इस तरफ से T है, तो दोनों TT मिला के इसके ऊपर कितना लगने वाला है? 2T लगने वाला है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस के नीचे इधर पे कितना लगने वाला है? 2T लगने वाला है। तो हमें तो आंसर 2t देना है। पहले तो t निकालो, t निकालने से 2 से इंटू कर देंगे। बट अभी t निकालने का जो फॉर्मूला था वो तो सर अभी काम का नहीं है। ठीक है, जो फॉर्मूला हमारे पास था वो तो था 2m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बट ये सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा कंडीशन था जहाँ पे g का मतलब कोई लिफ्ट के अंदर ये नहीं था। बट अभी तो ये लिफ्ट के अंदर में आ गया, तो मैंने तुम्हें सिखाया था इसको g इफेक्टिव कर दो बस। या तो तुम इधर पे बैठ बैठ के इसका इक्वेशन लिखो और सूडो फोर्स लगाओ। देखो कुछ नहीं, इसमें बैठो और इसमें बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, और क्या कर देना, इसमें बैठ के इसका जो सूडो फोर्स आएगा ना तो इसमें लगा देना, और इसका क्या लिख देना, ऊपर टेंशन, नीचे mg, और नीचे एक सूडो फोर्स भी लग जाएगा। इसमें अगर लिखोगे तो इसका ऊपर टेंशन, नीचे 2mg, और एक सूडो फोर्स लग जाएगा इसके वजह से नीचे। तो ऐसे अगर करके तुम देखोगे तो दोनों का इक्वेशन लिखोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाने से कोई भी एक इक्वेशन में बिठा दोगे तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं। बट मैंने तुम्हें पहले ही करवाया था, ये पहले ही ये करवाया था, जिसमें मैंने तुम्हें एक दो क्वेश्चन पहले प्रूफ करके दिखाया था, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट तुम्हें क्या दे दिया था, शॉर्टकट दे दिया था कि इधर पे जी इफेक्टिव यूज कर लो ना तो ही हो जाता है। इधर पे क्या यूज कर लो? जी इफेक्टिव। तो हमारा जो जी इफेक्टिव होगा वो कितना होगा वो बताओ मुझे। हमारा जी इफेक्टिव कितना होगा? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसके लिए सूडो फोर्स नीचे लगेगा। तो जी इफेक्टिव अगर तुम देखोगे ना तो जी प्लस, देखो जी इफेक्टिव अगर तुम देखोगे ना तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा। नीचे जी है और साथ में अगर जी प्लस, साथ में क्या हो जाएगा, जी तो पहले से नीचे है और साथ में g+5। सर ये जी प्लस क्यों हुआ, जी के साथ प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये नीचे है, और ये जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है उल्टा करके नीचे लगाते हैं, क्योंकि सूडो फोर्स है ना, तो सूडो फोर्स होने से उल्टा करके हमें लगाना होता है। तो इसके वजह से जी तो नीचे की तरफ है और g/5 भी नीचे की तरफ आ जाएगा, तो साथ में कितना हो जाएगा तुम्हारा +/5। तो इट विल बी 6g/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6g/5।
6g/5 हमारा जी इफेक्टिव हो जाएगा। तो हमें कुछ करने का इधर पे नहीं है, हो गया हमारा आंसर। दैट इज अभी टेंशन अगर तुम निकाल लोगे, टेंशन में तुम्हें मिलेगा क्या मिलेगा, 2 m के जगह में m2 के जगह में ट्वाइस m1 के जगह में m और m2 के जगह में ट्वाइस m, और नीचे अगर देखोगे तो m प्लस क्या हो जाएगा, ट्वाइस m हो जाएगा और साथ में एक g। तो इधर से 4 आ जाएगा, 4 m आ जाएगा और साथ में ये देखो 3 आ जाएगा, एक m कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टेंशन का वैल्यू। बट हमें चाहिए रीडिंग, हमें क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए, रीडिंग। तो रीडिंग अगर देखोगे ना, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लिख सकते हो 2t, कितना लिख सकते हो 2t। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना हो जाएगा 2 t का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो 4mg/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 8mg/3, 8mg/3 हो जाएगा तुम्हारा टोटल आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके तुम आराम से क्या कर सकते हो, स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन भी आराम से लगा सकते हो। ठीक है, जिस भी स्टैंडर्ड बुक का तुम यूज़ कर रहे हो उधर से जाओ, उधर पे जाके तुम क्या करो, स्प्रिंग बैलेंस का जो भी क्वेश्चन मिलता है जल्दी से भी लगा सकते हो, जिसमें हमारा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। तो वो मैंने दिखा दिया कि कैसे करना है, शॉर्टकट करना है, दैट इज जी इफेक्टिव को तुम्हें लेना पड़ेगा। तो जी इफेक्टिव अगर लोगे तुम, जी इफेक्टिव लेते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें टेंशन का वैल्यू पहले से पता था, जो फॉर्मूला है वो हमें पहले से पता है। ठीक है, आगे चलो, और आगे जाके हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि तुम बोल सकते हो कि इस चैप्टर का एक क्या है, पार्ट है। लेकिन इसको हम लोग डिटेली कहाँ पे पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, जब कॉल्यूशंस वगैरह पढ़ाऊंगा ना तब जाके इसको हम लोग डिटेली पढ़ेंगे। बट क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट है, और कोई भी अगर तुम में से बोर्ड एग्जाम के लिए देख रहे हो, तो इसलिए मैं जो भी तुम्हारा बुक में है इसी सीक्वेंस में जाना चाहता हूँ। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी था, बट सर्कुलर मोशन को सीक्वेंस हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बट इस चैप्टर का तो इस सीक्वेंस हम लोग मेंटेन कर ही सकते। इसके वजह से मैं इधर पे तुम्हें क्या दे रहा हूँ, एक ब्रीफली उसको समझाना चाहता हूँ कि दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और साथ में अगर तुम जेईई और नीट के लिए देख रहे हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ अभी इधर पे याद होगा, और फिर से तुम्हारा रिकेप हो जाएगा जब हम लोग सेंटर ऑफ मास में फिर से कोलिशन में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत छोटा सा बात है, बट इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन को मैं स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन से तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दूंगा। ठीक है, पूरा अच्छे से अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि कोल्यूशन पूरा अच्छे से हमें पढ़ना है। कोल्यूशन जो है ना वो पूरा अच्छे से पढ़ना है, बहुत बड़ा हाँ तुम्हारा एक टॉपिक है, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, बट इधर पे हम लोग उसका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है उसको डिटेली हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, सोचो ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम में ये एक हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में तुमने हर जगह से फोर्स लगाया, हर जगह से तुमने फोर्स लगाया, F1 लगाया, F2 लगाया, F3 लगाया, बाहर बाहर से फोर्स तुमने लगाया। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स है ये सब। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स के कारण ये सिस्टम में कुछ ना कुछ F एक्सटर्नल लगा होगा, अनबैलेंस फोर्स, जो हमेशा dp/dt के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही तो हमारा सेकंड लॉ था। ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो यही तो बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो फोर्स जितना भी तुम लगाओगे तो जो तुम्हारा रेट ऑफ मोमेंटम जितना चेंज होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना होगा वही तुम्हारा फोर्स अप्लाइड के बराबर होगा। ज़्यादा फोर्स लगाया तो और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, ये हमें समझ आता है। ठीक है, अभी सोचो एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जहाँ पे हमने जो भी एक्सटर्नल फोर्स है ना अभी जितना लगाया था वो एक भी मैंने नहीं लगाया, तभी तो हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस के वजह से जो भी हो रहा है अंदर में। बट एक्सटर्नल फोर्स मैंने इधर पे क्या 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 नहीं किया, इधर पे अप्लाई नहीं किया। इफ किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल को क्या मैं dp/dt तो लिख ही सकता हूं, और क्या dp/dt इस बार जीरो हो गया। अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो क्या आता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि F इक्वल टू dp/dt। बट अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो dp/dt मतलब F एक्सटर्नल जो dp/dt होता है उसको मैं जीरो लिख सकता हूँ। यस, तो इसका मतलब dp/dt जीरो का मतलब ये हो गया
कि जो p है वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि चेंज तो जीरो हो गया, टाइम के साथ साथ चेंज तो जीरो हो गया, तो मतलब p क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ p इधर एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ऐसा समझ सकते हो। या तो dp बाई dt जीरो का मतलब हो गया dp इक्वल टू जीरो, dp इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि उसमें p में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, ऐसे समझ लो या कैसे भी समझ लो, आंसर तो सेम ही आने वाला कि dp बाई dt इक्वल टू जीरो, तो p का वैल्यू कांस्टेंट होने से ही तुम्हारा डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, तो इसके वजह से p कांस्टेंट, ऐसा समझ लो। या तो dp बाई dt इक्वल टू जीरो, इसका मतलब dt उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो dp इक्वल टू जीरो, dp मतलब चेंज जीरो है, चेंज अगर जीरो है तो मतलब क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट है, तो p कांस्टेंट है। p अगर कांस्टेंट होगा तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि pi इक्वल टू pf, होल सिस्टम में, होल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, होल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, होल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम और ऑफ एंटायर सिस्टम और फाइनल मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटायर सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है मतलब इनिशियली जितना था मोमेंटम फाइनली उतना ही मोमेंटम है, इनिशियली जितना मोमेंटम था फाइनली उतना ही मोमेंटम है। बोलो समझ आया क्या बात। ये सब चीजें तभी पॉसिबल है, ये सब चीजें तभी पॉसिबल है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब p में चेंज नहीं आ रहा है, p में क्या नहीं आ रहा है, p का जो चेंज है ना, चेंज p में जो चेंज है ना, p में चेंज ही नहीं हो रहा है, p में अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इनिशियली जितना p है, इनिशियली जितना p है फाइनली उतना ही p होगा, ठीक है। और पूरा सिस्टम का, ये भी तुम्हें याद रखना है, पूरा सिस्टम का, सिर्फ एक बॉडी का नहीं, दो बॉडी का नहीं, सिस्टम में जितना भी बॉडी है उसका इनिशियल मोमेंटम जितना होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है अगर ये चीज हो रहा है, अगर एफ एक्सटर्नल नहीं है तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये आई होप तुम्हें अभी समझ आ गया होगा, ठीक है, आई होप तुम्हें अभी समझ आ गया होगा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें जीरो अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जीरो अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है कोई भी सिस्टम में तो तुम लिख सकते हो एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, जहाँ पे एफ अगर जीरो है तो पी क्या होना चाहिए, पी कांस्टेंट होना चाहिए। पी कांस्टेंट का मतलब इनिशियली जितना मोमेंटम था फाइनली उतना ही मोमेंटम है, तो इनिशियली पूरा सिस्टम में जितना मोमेंटम था फाइनली पूरा सिस्टम में उतना ही मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर तुम देखोगे इधर पे तो कॉलिशन प्रॉब्लम भी हम लोग इधर पे देख सकते हैं। तो कॉलिशन प्रॉब्लम जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेली, बट इस चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते, ठीक है, थोड़ा सा देख रहे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये एक हमारे पास बॉल है जो u1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और ये हमारे पास और एक बॉल है या तो बॉडी है जो u2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक u1 से जा रहा है और एक u2 से जा रहा है। ठीक है, और दोनों हेड ऑन हेड कॉलिशन इधर पे करेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ऑब्लिक कॉलिशन वगैरह। ठीक है, ये हेड ऑन हेड कॉलिशन है ताकि तुम्हें मैं ये समझा पाऊँ कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हेड ऑन हेड कॉलिशन इसके साथ होगा। क्यों कॉलिशन होगा, क्योंकि पक्का पीछे वाला का वेलोसिटी जो है ना वो ज़्यादा है तुम्हारा सामने वाला वेलोसिटी से, पीछे का जो वेलोसिटी है वो सामने वाला वेलोसिटी से ज़्यादा है, मतलब u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तो ही क्या होगा, कोलिशन होगा। ठीक है, अच्छा कोलिशन होने के बाद क्या हुआ ना, इसके बारे में डिटेली बात करेंगे। ठीक है, कोलिशन का टाइप्स होता है इलास्टिक, इनलास्टिक, ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी के बाद, जब हम लोग कोलिशन एन क्या पढ़ेंगे, कोलिशन एन सेंटर ऑफ मास एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये दोनों अगर क्या हुआ है, कोलाइड हुआ है, तो कोलाइड होने के बाद एक का वेलोसिटी हो गया लेट से v1 और दूसरा का जो वेलोसिटी है वो हो गया लेट से v2। ठीक है, याद रखना इसमें एक टर्म में इधर पे लिख देता हूं, दैट इज ये इलास्टिक कोलिशन हो रहा है। ठीक है, अभी इलास्टिक इनलास्टिक हो या ना हो, हमें तो सिर्फ मोमेंटम से खेलना है, तो मैं इधर पे कोई नाम नहीं दिया, कोलिशन है बस, कोलिशन हुआ है। ठीक है, इसका मास तुम ले लो, इसका मास है m1, ठीक है, इसका मास है m2, तो m1 का जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिशन इतना हो गया और m2 का जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिशन इतना हो गया। ठीक है, ये बिफोर कोलिशन का है और ये आफ्टर कोलिशन का सेटअप है।
बिफोर कोलिशन, और ये आफ्टर कोलिशन का सेटअप है। बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन। तो क्या तुम इधर पे तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि इधर पे जो एफ एक्सटर्नल है ना वो है ही नहीं। एक्सटर्नल फोर्स है क्या? कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था, और क्या हो गया, अचानक कोलिशन हो गया और उसके बाद उनका वेलोसिटी चेंज हो गया। तो इधर पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या मैं लिख सकता हूँ dp बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो, और क्या मैं लिख सकता हूँ p जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और क्या मैं लिख सकता हूँ p अगर कांस्टेंट होगा तो मैं लिख सकता हूँ क्या p इनिशियल जितना आएगा और p फाइनल जितना आएगा, दोनों पूरा सिस्टम के लिए बराबर होगा। ठीक है, दोनों पूरा सिस्टम के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर से हम लोग डायरेक्ट देखो एक इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज पी इनिशियल और पी फाइनल को बराबर करना है। पी इनिशियल अगर देखो ना, पूरा सिस्टम का देखना है, मतलब दोनों बॉडी का देखना है। इनिशियली दोनों बॉडी है ना सिस्टम में, तो दोनों का देखना है, एक का नहीं देखना है सिर्फ। तो ये m1u1 हो जाएगा, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1u1। और याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर में लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन देखो, सबका डायरेक्शन मैंने एक ही डायरेक्शन में माना है, इसके वजह से सब पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा m1u1 और इसका आ जाएगा m2u2। और पी एफ अगर तुम देखोगे तो एक का आ जाएगा m1v1 और एक का आ जाएगा m2v2। तुम्हें तो पता ही है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है तुम्हें, तुम्हारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। इसके वजह से ये इक्वेशन में इधर पे जल्दी जल्दी लिख सकता हूँ। जल्दी जल्दी मैं क्या कर सकता हूँ, ये इक्वेशन तुम्हारे सामने लिख सकता हूँ। मोमेंटम कंजर्वेशन इधर पे हुआ है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का ये क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। ये एक एप्लीकेशन ऐसा है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें कोलिशन तो हो रहा है, बट इसमें एफ एक्सटर्नल अगर तुम देखोगे तो वो जीरो है, और एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होता है तो डीपी बाई डी टी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और डीपी बाई डी टी अगर जीरो हो जाएगा तो पी इनिशियल और पी फाइनल क्या हो जाएगा, पी पहले कांस्टेंट हो जाएगा, और पी अगर कांस्टेंट हो गया तो पी इनिशियल और पी फाइनल अगर तुम अलग अलग लिखोगे ना तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा पूरा सिस्टम के लिए। ये याद रखना, एक एक बॉडी के लिए नहीं, पूरा सिस्टम के लिए। पूरा सिस्टम में ये दोनों आता है, तो इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास इंटू वेलोसिटी, तो जो कि इनिशियली मैंने लिख दिया शुड बी इक्वल टू, अभी फाइनली क्या हुआ, ये हुआ। फाइनली क्या हो रहा है, इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास इंटू वेलोसिटी को इक्वल कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर उल्टा डायरेक्शन में जाता तो नेगेटिव लिखना पड़ता, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतना तुम्हें समझ आ गया होगा, जल्दी से नोट करो और आगे हम लोग जाते हैं। और मैं तुम्हें एक बॉम्ब प्रॉब्लम करा देता हूँ। ठीक है, बॉम्ब प्रॉब्लम में भी तुम अगर देखोगे, बॉम्ब प्रॉब्लम में भी तुम कुछ कुछ किताबों में तुम्हें बॉम्ब प्रॉब्लम मिल जाएगा। बॉम्ब प्रॉब्लम में भी तुम्हें ये मिलेगा कि इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा। कैसे, लेट्स से मैं तुम्हें ऐसे एक दिखा रहा हूँ कि ये 1:1:2 में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक बॉम्ब है, ठीक है, बॉम्ब का मास लेट्स से m है, टोटल मास कितना है, m है। ठीक है, ऐसा सोच लो, ये बॉम्ब है जिसका टोटल मास अगर तुम देखोगे m है, और ये अचानक एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, अचानक क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। ये अगर अचानक एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, और ये बताया गया है कि इसका जो टोटल मास है में, लेकिन इसका 1:1:2 में ये एक्सप्लोड हुआ, मतलब 3 हिस्सा बना है। ठीक है, और जो एक बुक का ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि फेमस है, और ये बताया गया है ये एक्सप्लोड हो गया। तो पहले ये समझ लो कि मास m था, 2:1:1 में ये एक्सप्लोड हो गया, ये पहले समझो। ठीक है, 2:1:1 में ये एक्सप्लोड हो गया। तो ये जो एक्सप्लोशन हुआ है, ठीक है, ये एक्सप्लोड हुआ है, ये जो एक्सप्लोशन हुआ है, एक्सप्लोशन, ठीक है, ये जो एक्सप्लोशन हुआ है, क्या इसमें कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स था क्या? नहीं, ये तो इंटरनल फोर्स के वजह से तुम्हारा क्या होता है, एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन किसके वजह से होता है, हमेशा इंटरनल फोर्स के वजह से एक्सप्लोशन होता है। इंटरनल फोर्स के वजह से हमेशा क्या होता है, एक्सप्लोशन होता है। तो एक्सप्लोशन अगर इंटरनल फोर्स के वजह से आया है तो एफ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल जीरो है, और एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो डीपी बाई डी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डीपी बाई डी अगर जीरो है तो पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पी अगर कांस्टेंट है तो मैं पी इनिशियल और पी फाइनल को बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, बराबर लिख सकता हूँ ना। अच्छा, तो हमें यह समझ आया कि इसमें कोई भी
एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, तुम पहले इसका मास बता दो, इसका मास कितना होगा। तो ये ट्वाइस, ये 4 गुना, मतलब ये 4 हो गया, 2 + 1 + 1 4 हो गया ना। तो m/4, और ये कितना है, ये है तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ m/4, क्योंकि ये 2 गुना है ना। इसमें अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा m/4 आ जाएगा। इसका मास अगर तुम देखोगे तो इसका मास आ जाएगा m/4 आ जाएगा। ठीक है, m को मैंने 4 हिस्सा में, एक 2 एक 1 एक 1, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m/2 आ जाएगा। तो ये m/2 हो गया, और ये हो गया m/4, ये भी हो गया तुम्हारा m/4। ठीक है, ऐसे तुम्हारा मास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी तुम्हें यह बताया गया है कि ये तुम्हें बताया गया है कि जो दो लाइटर पार्ट्स है, 2 लाइटर पार्ट्स, ये बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, 2 लाइटर पार्ट्स मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, moving perpendicular to each other with same velocity v naught, with same velocity v naught, find the velocity of heavier mass, heavier mass का हमें बताना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हेवियर मास। ठीक है, हेवियर मास का हमें वेलोसिटी बताना। ठीक है, तो सिंपल बात है, अगर ये अच्छा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैंने इसको इस तरफ मान लिया, लेट्स से वी नॉट इस तरफ वी नॉट से जा रहा है, तो ये इसका परपेंडिकुलर जाना चाहिए, तो ये पक्का इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये अगर इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगा, ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये इसका ऐसे जाएगा, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसे पकड़ लिया कि ताकि इजी हो जाए, तो मैंने इसको वी नॉट इस तरफ पकड़ लिया और ये वी नॉट इस तरफ हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो मुझे ये चाहिए कि ये 2 का वेलोसिटी कितना होगा और कौन सा डायरेक्शन में होगा, वो भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इधर पे देखो, तो हमेशा 2 डायरेक्शन इधर पे आ रहा है। इधर अगर तुम देखोगे ना, 2 डायरेक्शन आ रहा है, एक तो ये जा रहा है लेट्स से वी नॉट से, ये जा रहा है वी नॉट से, ये और ये परपेंडिकुलरली मूव हो रहा है, पता नहीं ये किस तरफ जाएगा। तो इसके वजह से मैंने इसका कोई भी एक रैंडम एंगल ले लिया और कोई भी एक रैंडम वेलोसिटी v बोल दिया इसको। ठीक है, ये कोई भी एक रैंडम वेलोसिटी है। ठीक है, जो लेट से एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल कुछ बनाया होगा थीटा। ठीक है, क्योंकि ये रैंडम तुम्हारा क्या हो गया, रैंडम वेलोसिटी हो गया, कि हमें नहीं पता कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये किस तरफ जाएगा हमें पता ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें क्या मान लिया, v मान लिया, और ये थीटा एंगल में लेट से मूव हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इसमें एक जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा v cos थीटा का, और एक जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा v sin थीटा का। 2 कंपोनेंट इधर पे तुम्हें निकल जाएगा, और क्योंकि इधर पे 2 डायरेक्शन तुम्हें अच्छे से दिख ही रहा है कि 2 डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो इधर पे तुम्हें एक सीखने का चीज ये है कि मोमेंटम को जो कंजर्व करेंगे ना, वो एक डायरेक्शन में कंजर्व नहीं कर सकते। इस बार मोमेंटम को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग यूज कर रहे, दैट इज सबसे पहले हमें एक्स डायरेक्शन में उसको मूव मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 डायरेक्शन आ रहा है। देख लो अभी वेलोसिटी, ये देखो इसका जो वेलोसिटी है इधर इधर कई कुछ भी डायरेक्शन में जा सकता है ना, तो मैंने कुछ एंगल थीटा में उसको मान लिया, कुछ एंगल थीटा में अगर इसको मैंने मान लिया, तो ये y और x दोनों का ही तुम्हारा वेलोसिटी इधर पे है, तो जिसके वजह से x डायरेक्शन में अगर तुम्हें मोमेंटम कंजर्व करना है, तो तुम लिख सकते हो p इनिशियल शुड बी इक्वल टू p फाइनल इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में अगर तुम देखोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा होगा तुम्हें, m/4 दिख रहा होगा, m/4, और उसका जो अच्छा इनिशियल मोमेंटम चाहिए ना, इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्यों? क्योंकि इनिशियली बॉम तो रेस्ट में था, इनिशियली जो बॉम है ये रेस्ट में है, कोई एक्सप्लोजन नहीं, कुछ नहीं हुआ, एक्सप्लोड तो बाद में हुआ,
ठीक है। तो इनिशियली मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम अगर तुम देखोगे ना, इसका देखो सबसे पहले m/4 का अगर तुम देखोगे ना, ये देखो इस तरफ जा रहा है तुम्हारा v0 से। आई कैप लिखना है तो आई कैप लिख सकते हो v0 से। लेट्स से ये क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि ये आई कैप में जा रहा है, ये माइनस जे कैप में जा रहा है, ऐसा भी तुम सोच सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई कैप लिखना है तो आई कैप लिख सकते हो। तो m/4 v0 हो जाएगा। और इसका अगर तुम देखोगे, इसका तो एक्स एक्सिस में कोई कुछ है नहीं, इसका 0 है, एक्स एक्सिस में है ही नहीं। इसका एक्स एक्सिस में है लेकिन वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। और ये कितना मास है, ये m/2 मास है, और ये m/2 मास, और कितना वेलोसिटी से जा रहा है, ये जा रहा है v cos थीटा से जा रहा है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। ठीक है ना। तो इधर पे अगर कैंसिल आउट करोगे तुम, इस चीज को इधर पे लेके आओ, दैट इज m/2 v cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/4 v0। इधर से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा v cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v0/2 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आया। v cos थीटा का वैल्यू आ गया, दैट इज दिस। और हमें अभी v sin थीटा चाहिए। इसके लिए क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन भी मैं अप्लाई कर दूं? तो y डायरेक्शन में अगर तुमने अप्लाई किया ना, तो तुम्हें इधर पे आंसर मिल जाएगा। और कैसे तुम करोगे, तुम फिर से पी आई इक्वल टू पी एफ लिखोगे। और y डायरेक्शन में भी कोई मूवमेंट नहीं है ना, इनिशियली तो रेस्ट में था, तो y डायरेक्शन में भी कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब 0। और फाइनल अगर तुम देखोगे ना, फाइनल मूवमेंट अगर y डायरेक्शन में देखोगे, एक तो इस तरफ जा रहा है, दैट इज m/2 अगर देखोगे ना, m/2, और ये आ जाएगा v sin थीटा, वो तो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है। लेकिन एक नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज m/2 जो है ना, वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस m/2 v0 मैंने लिख दिया है। तो इधर अगर तुम देखोगे, अच्छा ये m/4 है, ये m/4 है, ये m/4 जो है ना, ये v0 से ऐसे जा रहा है। इधर से अगर तुम देखोगे तो इसका भी वैल्यू अगर तुम निकालोगे, v sin थीटा अगर निकालोगे ना, तो v sin थीटा भी तुम्हारा कितना आता है, v0/2 ही आ जाता है। तो दोनों ही चीज इधर पे v0/2 आ रहा है, सही है ना, v0/2 आ रहा है ना, दोनों ही, यस, दोनों ही v0/2 आ रहा है। और इन दोनों को अगर तुम डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन 1 में cos थीटा था, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा tan थीटा। क्या मिल जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया तुम्हारा। मतलब ये पूरा मिडिल से जा रहा है, 45 डिग्री से जा रहा है। और अगर 45 तुम्हें मिल चुका है, तो क्या तुम v का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है v cos थीटा इक्वल टू v0/2 होता है। तो v का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो ये cos 45 जब इधर बिठाओगे तो cos 45 इज 1/√2 होता है, इक्वल टू v0/2 तुम ऐसे बिठा सकते हो। तो इधर पे अगर तुम देखोगे v इज इक्वल टू आ जाएगा √2 v0/2, ना हो जाएगा √2 v0/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। और सिंप्लीफाई करके कुछ फायदा नहीं है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और √2 v0/2 तुम्हारा आंसर आ रहा है। और साथ साथ में एंगल भी हमें पता चल गया कि 45 डिग्री में उसको फेंकना पड़ेगा। जल्दी से इसको देख लो एक बार। ठीक है, तो देखो इसका जो लास्ट इसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, उसमें आता है बुलेट और गन प्रॉब्लम। ठीक है, क्लास 9 में तुमने पढ़ा होगा बुलेट गन प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी तुम अगर देखोगे तो तुम्हारे पास आएगा कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसमें भी कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसमें कैसे यूज करेंगे, देखो। तो इसमें होता है तुम्हारे पास एक गन। क्या होता है तुम्हारे पास, एक गन होता है। ठीक है, गन बना रहा हूं, तो लेट्स से ये गन है। ठीक है, तो देखना इधर पे एक बैरल होता है अंदर में। ठीक है, जहां से बुलेट पास होता है ना, उसको हम लोग बैरल बोलते हैं। तो बुलेट जब निकलता है तो उसके पास एक वेलोसिटी ऑफ बुलेट रहता है, या तो कभी कभी उसको मजल वेलोसिटी बोल देते, कभी कभी क्या बोल देते, मजल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, इधर पे क्या होता है, अंदर में क्या होता है, बैरल होता है, बैरल। बैरल से बुलेट जाता है, तो इसको मजल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा गन, जिसका मास लेट से मैं मान लेता हूं, गन का जो मास है वो मैं कैपिटल M मान लेता हूं।
ज़्यादा होगा ना गन का मास, और ये बुलेट है तो बुलेट का भी तो कुछ मास होगा, तो बुलेट का जो मास है वो मैं मान ले रहा हूँ स्मॉल m। ठीक है, तो जब बुलेट गन से निकलता है ना, तो तुम्हें पता होगा कि बुलेट जब गन से निकलता है तो हमेशा एक रिकॉइल वेलोसिटी देके जाता है, मतलब ये गन हमेशा पीछे की तरफ आता है, जिसको हम लोग वीआर बोलते हैं, और वीआर का नाम होता है तुम्हारा रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, हमेशा बिकॉज ऑफ ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तुम्हारा जो गन होता है वो हमेशा पीछे की तरफ थोड़ा होने से भी आना पड़ता है उसको, क्योंकि ये आगे की तरफ ये बुलेट अगर इससे लीप होके जा रहा है तो ये बुलेट इसको एक वेलोसिटी पीछे की तरफ देके जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे इधर पे भी एक्सटर्नल जो फोर्स है ना वो बराबर जीरो है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स बराबर जीरो है तो डीपी बाई डी टी फिर से मैं लिखूंगा कि जीरो आएगा, और पी तुम्हारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और p अगर हमारा कांस्टेंट आता है तो इसका अगर इनिशियल मोमेंटम लिखोगे और फाइनल मोमेंटम लिखोगे पूरा सिस्टम का, वो दोनों बराबर आएगा, पूरा सिस्टम का लिखना है। तो इधर पे भी अगर वही चीज मैं इधर पे अप्लाई करूं, पीछे की तरफ क्यों आया वो भी मैं इधर पे दिखा देता हूं। लेट्स से इनिशियल मोमेंटम अगर देखोगे, इनिशियली पूरा चीज अगर तुम देखो ना, पूरा सिस्टम रेस्ट में था। इनिशियली अगर देखोगे जो गन है हमारे पास, और प्लस गन प्लस इधर पे जो बुलेट है, बुलेट अंदर था गन के, गन प्लस जो बुलेट है वो रेस्ट में था। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, रेस्ट में था मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और फाइनल मोमेंटम अगर देखोगे ना तो बुलेट का जो है, बुलेट का मास है और बुलेट का वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी। और लेट से हमें गन का पता नहीं डायरेक्शन क्या होगा, मैंने इधर पे दे दिया फिगर में, बट लेट से हमें नहीं पता, तो मास ऑफ गन और तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ गन कुछ तो आएगा, उसको रिकॉइल बोलते हैं। मैंने वीआर लिख दिया इसके लिए पहले से, तुम इधर गन लिखना है तो गन लिख दो, वीजी लिख दो बस। ठीक है, और हमें नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है, तो देखो माइनस में आ जाएगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इधर से अगर तुम रिकॉइल वेलोसिटी अगर देखोगे तो रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगा एम वी वी डिवाइडेड बाई एम, और आगे एक माइनस लगा सकते हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। और इधर पे जो नेगेटिव सिंबल है ये यही समझा रहा है, नेगेटिव साइन तुम्हें यही समझा रहा है, नेगेटिव साइन तुम्हें यही समझा रहा है कि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, जिस तरफ गन बुलेट जा रहा है उसके ऑपोजिट में ही जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, तो इसके साथ ही आज हमारा लेक्चर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन लाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन को अच्छे से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रिक्शन में लोगों का ज़्यादातर डाउट रहता है, ज़्यादा डाउट होता है फ्रिक्शन में। बाकी फोर्सेस, ये अगर एनएलएम चैप्टर देखोगे तो लोग बोलते हैं कि एनएलएम हमेशा क्या होता है, इजी होता है, बट फ्रिक्शन में थोड़ा सा तुम्हें क्या हो सकता है, एडवांस का क्वेश्चन जो आता है उसमें थोड़ा सा तुम्हारा दिक्कत हो सकता है। तो उस दिक्कत को हटाने के लिए मैं फ्रिक्शन नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, मे भी कल से हम लोग फ्रिक्शन का लेक्चर शूट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतना अच्छे से देख लेना, कोई भी डाउट हुआ तो मुझे बताना, और फ्रिक्शन को देखने जरूर आना और बताना तुम्हें कैसा लग रहा है ये सीरीज। बाय बाय।